अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से, अपनी पारिवारिक जिंदगी से, समाज और सरकार के रूप में हम जैसा जी रहे हैं उससे आप कितना जोड़ के देख पाए। और अपनी रूटीन जिंदगी में जीते हुए हम दिन में हो सकता है 200 बार किसी ना किसी चीज़ से परेशान होते हैं, किसी अपने अंदर की स्थिति से परेशान होते हैं, किसी अपनों के व्यवहार से परेशान होते हैं, रोड पे जाते हैं तो कोई ठीक से नहीं चल रहा है उसको देख के परेशान होते हैं। तो कम से कम एक दिन में हम, है ना, 100 बार 200 बार परेशान होते हैं और उस पर फिर बहुत सारी चर्चाएं भी करते हैं। तो मेरे को लगता है कि कल की जितनी चर्चा हुई उससे उसके कोई रूट कॉज तक हम पहुंच पाए, है ना, और उसके कोई रूट कॉज तक पहुंच के हम किसी सॉल्यूशन को, किसी एक, है ना, भाई किसी को पता चला कि अभी 2 महीने पहले मेरे ब्रदर को कैंसर हुआ। जब कैंसर सुना पहली बार तो कैंसर ऐसा है कि सुनने से ही काफ़ी कुछ हो जाता है। वो अंदर में उसकी स्थिति क्या निकलेगी, वो कौन सी स्टेज का निकलेगा, और क्योरेबल है, इनक्योरेबल है, कितना नुकसान पहुंचाएगा, क्या करेगा। लेकिन किसी पॉइंट पे आके आपको लगता है कि नहीं, रास्ता है और गाड़ी निकल जाएगी। तो कैंसर शब्द जो पहली बार सुनने से जितना परेशान किया था या उसको सोचने से जो भी कुछ एक फीलिंग हुई थी, अब लगता है कि प्रोसेस है। तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि हमको एक सुस्पष्ट रास्ता दिखाई देता है तो तमाम मुश्किलों के बावजूद हम उस रास्ते के साथ उत्साह से लगे रहते हैं। हमको पता है गाड़ी निकल जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि कल हमने शासन और व्यवस्था को लेकर जितनी बातें की हैं, मूलतः कल हमने बात की थी कि मानव सुखी होना चाहता है, स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, व्यवस्था के लिए ही स्वीकृति होता है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। और स्वीकृति को समझने गए, व्यवस्था को समझने गए तो पता चला कि शासन और व्यवस्था 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अभी तक हम ये मानते रहे शासन व्यवस्था एक ही शब्द है और शासन से हमने व्यवस्था की कामना की है। कल हम इस बात को देख पाए कि स्वनियंत्रण पूर्वक जीना ही व्यवस्थित होने का एकमात्र तरीका है। शासन पूर्वक दूसरे को या स्वयं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो जिन तमाम समस्याओं का रोना गाना हम अपनी ज़िंदगी में गा रहे हैं या दूसरों को देख के हम परेशान होते हैं, हम परेशान कितना भी हो सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अंततः वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो किसी बात का हमको रूट पकड़ में आ जाए, उसको हैंडल करने की ताकत अपने पास हो जाए। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि कल दिन भर की चर्चा को लेके आपके अंदर क्या गुजरा और आपको कोई क्लैरिटी मिली तो उसकी एक शेयरिंग हो जाए। मेरी दृष्टि में ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ये समझा कि जब मानव खुद सही भाव विचार के साथ नहीं है और व्यवस्थित नहीं है तो इसीलिए मानवकृत व्यवस्थाएं भी सारी अव्यवस्थित हैं, जो कि हैं। हाँ, तो इसका यही रूट कॉज है और इसी को सुधारने की, मतलब पहले अपने आप में पूरा सुधार। आपका शुभ नाम क्या है? मधु अग्रवाल। मधुबेन। हाँ। तो मधुबेन ने जो कहा उसको मैं 2 लाइन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि इस मुद्दे पे अपनी क्लैरिटी बन जाए कि बेसिकली यदि मेरा भाव और विचार व्यवस्थित नहीं है तो ये किसी दूसरे के भय से नियंत्रित हो सकता है क्या? ये किसी लालच से नियंत्रित हो सकता है क्या? ये किसी आस्था से नियंत्रित होता हुआ दिख नहीं रहा है और धीरे धीरे आस्थाओं का प्रभाव कम होते जाएगा कि बढ़ता जाएगा? अब धीरे धीरे जिस युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस लॉजिकल एनालिटिकल, है ना, रीजनिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आस्थाओं का प्रभाव आगे आगे और कम होगा। तो इससे समझ में आया कि मेरा भाव और विचार व्यवस्थित हुए बिना मैं तो खुश नहीं हो सकता, कुछ भी कर लूं। तो फिर एक चर्चा हमारे बीच में होने की जरूरत है कि शासन से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसकी हमको क्लियर समझ बनती है कि नहीं बनती। तो सोच के देखिए कि शासन से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है।
क्या हो सकता है शासन से? नहीं, कुछ तो हो सकता है। हाँ जी, माइक कहाँ गए सारे? माइक वाले ठीक से अपना अलर्ट रहें और आजू बाजू। हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए, रजनी बहन पहले। शासन से हम बेसिक जो एक्सटर्नल मटेरियल फैसिलिटीज जो चाहिए वो मिल सकती हैं, हाँ। कि रोड, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी। पैसे से जो हो सकता है वो हो सकता है, और कोई हम पे युद्ध कर दे उसको रोका जा सकता है। किसी पे युद्ध करना हो तो किया जा सकता है। जो पैसे से हो सकता है वो किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पैसे से हो सकता है उसके साथ भी करने में प्रॉब्लम है। मैंने पुलिस एकेडमी गुजरात में एक शिविर किया था। उसमें 70 डीएसपी, 70-80 पुलिस इंस्पेक्टर्स, 3 आईपीएस ऑफिसर्स। उसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो डीजी पुलिस एकेडमी थे उन्होंने बहुत अच्छी बात शेयर की। उन्होंने कहा था कि हम अपने, वो खुद में ब्लैक कैट कमांडो थे, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर आदमी था वो, और उसके बाद उसने आईपीएस किया, आईआरएस हुआ, उसके बाद आईपीएस हुआ। एक देश का वो आईपीएस जो देश में सबसे अधिक सम्मानित हुआ आईपीएस के रूप में, खुद ब्लैक कैट कमांडो से लेके। तो उस आदमी ने शेयर किया, और हिमालय पे चढ़ने वाला देश का पहला आईपीएस था वो। तो उस व्यक्ति ने शेयर किया कि हम अपने लोगों को जो पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बेस्ट कमांडो ट्रेनिंग से लेके बेस्ट उनको फॉरेंसिक ट्रेनिंग और हथियार और कानून जो भी कुछ होता है, हम बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं। और मुझको खुद को रुचि है, मैं खुद करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इस ट्रेनिंग को यूज करके वो इस स्किल का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए करेगा कि समाज के शोषण के लिए करेगा। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। बात पहुंच रही है? तो हम एक बहुत बढ़िया इंजीनियर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसका ये भी पता नहीं है कि ये अपनी स्किल का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए करेगा कि समाज के शोषण के लिए करेगा। हम एक बहुत अच्छा डॉक्टर तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि ये समाज के शोषण के लिए इस काम को यूज करेगा कि समाज के पोषण के लिए यूज करेगा। जब इन सारी चीजों को हम देखते हैं तो हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि आदमी के भाव और विचार के अनुरूप वो अपनी स्किल को यूज करता है। यदि भाव और विचार हैंडल नहीं हुआ तो वो अपनी स्किल का दुरुपयोग करेगा, इसकी संभावना पर्याप्त है, क्योंकि अपनी पहचान और अपने सम्मान की तलाश में, दूसरों से आगे निकलने की होड़ में वो कोई ना कोई गलती करेगा। तो कुल मिला के बंदर के हाथ में उस्तरा। तो तमाम जो भी कुछ वर्तमान में हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं वो घूम फिर के बंदर के हाथ में उस्तरा पहुंच रहा है, जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग के रूप में दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वो वहाँ की व्यवस्थाओं को देख के बहुत चमत्कृत होते हैं। कोई भी रोड पे कुछ फेंकता नहीं है, सब कोई जो भी रोड सेफ्टी और उसके नियम है उसका पालन करते हैं, बहुत कुछ है ना। तो इसका मतलब था कि जो चीज़ें मैकेनिकल जो चीज़ें भय से हो सकती थी वो उन्होंने कर ली और उनके सिस्टम में आ गई। यहाँ भी हो सकता है, एक रात में हो सकता है। विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, है ना। छत्तीसगढ़ के किसी आईपीएस ऑफिसर ने कभी मुझसे कहा था कि छत्तीसगढ़ के लिए नक्सली प्रॉब्लम 1 हफ्ते का काम है, पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल नहीं है, नहीं कर सकते। तो समस्याएं हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार है, वो दूध देने वाली गाय है। इसलिए भी है कि क्योंकि समाज अपने आप में खड़ा हुआ नहीं है, समाज का रीढ़ का हड्डी मिसिंग है। हम सभी लोग केवल इतने से ही बहुत पीड़ित हैं कि 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो जाए, अपने लिए एक जॉब हो जाए, अपने लिए कुछ काम हो जाए और 2 पैसे कमा के हम भी समाज में थोड़ी सी एक गाड़ी लेके खड़े हो जाए। इसी में जूझते हुए हमारी जिंदगी की बड़ी ऊर्जा निकल जाती है। तो दोस्तों, पशु और आदमी में अंतर इतना ही है
कि आदमी में सोचने की ताकत है। और यदि संसार डरा है, संसार के बड़े बड़े हथियारों के बाद यदि अमेरिका आज भी किसी से डरता है तो किसी विचार से डरता है। भारत में जो आज़ादी है, इस तरह की सभा लगा के आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा सभी कंट्रीज में नहीं है ना। हमारी जया बहन विश्व के बहुत सारे कंट्रीज घूमी है, और जब हम शिविर करते थे तो इंटरनेशनल बहुत सारा डाटा वो समय समय पे देती रहती थी। तो संयोग से शिविर में है, पर अब बोलना बंद कर दिया। शिविर में ना आदमी एक शिविर होता है तो खूब बोलता है, 2-3 शिविर करने के बाद चुप हो जाता है, उसको लगता है बोलने का मतलब नहीं। तो ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां आपके ड्राइंग रूम में यदि 10 लोग आके मीटिंग कर रहे हैं, है ना। आप बताइए, माइक दीजिए। मैं जो सूचना है, मैं अब थर्ड हैंड क्या बताऊं, फर्स्ट हैंड वाले बता दें। मतलब ये सोच के कितना अजीब लगता है, हमारी परिस्थितियों में देख के हम कितनी सुखद परिस्थितियों में हैं, ऐसा भी समझ में आता है। यहाँ बैठ के मैं जितना खुल के बोल लेता हूँ, इतना खुल के किसी दूसरे कंट्री में बोल दिया तो मेरे को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे। हेलो, सबको नमस्ते। हाँ भैया, सही था, जैसे मैं आपसे शेयरिंग कर चुकी हूँ कि आज भी ताइवान में और चाइना में स्पेशली जब भी कोई मीटिंग करनी होती है, चाहे घर पे चाहे घर के बाहर, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि क्या मीटिंग है, कितने लोग आएंगे, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, और किस पर्पस के लिए है, कितनी देर चलेगी, और फिर मीटिंग के बाद भी पूरा रिपोर्ट करना पड़ता है। और इसके अलावा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी पुलिस की कंट्रोलिंग पूरे टाइम रहती है। तो जिस तरह के से जब मैं वापस इंडिया आई और ये ऐसा पॉलिटिकल चल रहा है, जिस तरह से खुले आम यहाँ पे नेताओं को गाली दी जाती है, अगर ये भूल के भी कुछ कंट्रीज़ में दे दे तो उनको शायद बहुत हैवी पेनल्टी है, और मतलब यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। तो ये इस तरह से भी इसको हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल का ज़्यादा है वहाँ। तो वर्ल्ड की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ रहा है। आप पॉलिटिकल सिस्टम को देखें कि लगभग पॉलिटिकल सिस्टम सारे ऐसे हो गए हैं कि सीएम वन मैन शो है, और वो अपने जैसा किसी दूसरे आदमी को विकसित होने नहीं देगा, क्योंकि वो कल उसके लिए चैलेंज बन सकता है। तो लगभग हमारा सारा काम करने का तरीका, चाहे हमारी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, चाहे हमारी स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स है, सारी पॉलिटिक्स इस तरह की है कि वो वन मैन शो रहे और दूसरा कोई विकसित ना हो जो उसको कल टक्कर दे सके। तो हमारा पूरा लोकतांत्रिक सिस्टम बेसिकली धीरे धीरे कंट्रोल की तरह। आप सोच के देखिए कि एक समय आता है जब आधार कार्ड को लेके इतना चिल्लाया जाता है, इतनी बात की जाती है, और एक दिन सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि आधार कार्ड का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन सबका डाटा ले लिया गया है, सबका डाटा चला गया है। तो मैं बहुत गहराई में ऐसा नहीं कहता कि मैं इन सब मामलों का बहुत गहरा जानकार हूँ, सामान्य ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ, लेकिन ये समझ में आता है कि कुछ चीज़ें किसी समय में बिल्कुल लहर की तरह आती हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। तो जब तक वो एजेंडा था तब तक वो बात हो गई, एजेंडा खत्म हो गया, अब बात खत्म हो गई। तो धीरे धीरे सरकारें कंट्रोल की तरफ जा रही हैं। यदि वर्ल्ड में लोकतांत्रिक ढांचों को आप देखेंगे तो फाइनली वो किसी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में बदल गए, जहां परिवार और समाज खत्म हो गया। तो सरकार, मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ओवरऑल इंटरनेशनली सरकारों का जो चरित्र है, जो कंपनीज का चरित्र है, वो बेसिकली बहुत योजनाबद्ध तरीके से परिवार और समाज कैसे खत्म होगा, जितना परिवार और समाज खत्म होगा उतना कंपनी और सरकार मजबूत होगी, है ना। जितना परिवार और समाज मजबूत होगा उतना कंपनी और सरकार को समाज हित में काम करना होगा, ये उसकी बाध्यता हो जाएगी। सिविल सोसाइटी की बात हम करते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी की बात तभी संभव है जब लोग एम्पावर्ड होंगे, लोग सोचने वाले होंगे, अब वो परिस्थितियों को समझने वाले होंगे, अपनी बात को कहने की हिम्मत होगी, है ना। ये भेड़ बकरियां कोई सिविल सोसाइटी नहीं हो सकती। मैं किन्हीं बातों को जरूर कह देता हूं, उनमें कोई गलत शब्द को मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि, है ना, जिसमें अपने 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 हित की बात अपने घर में कहने की हिम्मत नहीं है, वो बाहर क्या कहेगा। और खुशी है इस बात की कि हमारे बच्चों ने घर में बोलना शुरू कर दिया है।
अनुशासन के नाम पे हमने कहीं ना कहीं बच्चों की वैचारिक स्वतंत्रता का गला घोंटा है। तो कैसे वैचारिक स्वतंत्रता भी उपलब्ध रहे और वो मनमानी में ना बदल जाए, दोनों के बीच में एक ही बात है कि यदि समझदारी का कोई प्रस्ताव उपलब्ध होता है, हर आदमी स्वनियंत्रण पूर्वक ही चल पाएगा, कोई किसी दूसरे को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास एक ही रास्ता है। तो मैं ये कह रहा था कि शासन क्या कर सकता है? शासन दूसरे पे युद्ध कर सकता है, दूसरे का युद्ध रोक सकता है ना। तो जितनी समाज में अव्यवस्था को रोकने का काम शासन का एक महत्वपूर्ण काम है, सड़क बनाने का काम हो सकता है, और तमाम काम जो पैसे से हो सकते हैं वो किसी हद तक किए जा सकते हैं। लेकिन ये कमीशन और ये तमाम चीज़ों में उसकी नीयत ही बदल जाती है, काम करने का मोटिव ही खत्म हो जाता है, वो कमीशन मोटिव रह जाता है। सोलर पैनल में घर घर में सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब घर घर में सोलर पैनल लगता है तो उसके कमीशन के कलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आता है। जब 500 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो उसका कमीशन सीधे से आ जाता है। इसलिए इस तरह की योजनाओं को चलाना बहुत उचित नहीं है, घर घर पे रूफ टॉप पे लगाया जाए। तो हमारा पूरा सिस्टम कमीशन केंद्रित होता है। लोगों में एजुकेशन नहीं है, उनमें कोई अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो बेचारे कहीं भी पिसते रहते हैं और कहीं भी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। जो सरकारी नौकरी कर लेता है वो बेचारा कुछ बोलने की हिम्मत खो देता है, क्योंकि उसको पता है मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो जितने थोड़े ठीक ठाक से लोग थे वो सरकारी नौकरी में चले गए, वो बेचारे वैसे नहीं बोल सकते। और हम लोग जो है बाजार का हिस्सा हो गए हैं, बाकी समाज बाजार का हिस्सा हो गया है, कभी हम कुछ राजनीति का हिस्सा हो गए, तो समाज नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, यहाँ हम खड़े होते। तो कल की सारी चर्चा में ये निकल के आता है कि अंततः सरकार के लिए समाज है या समाज के लिए सरकार है। यदि समाज के लिए सरकार है तो समाज अपने मानसिक स्तर में यदि इतना ऊंचा नहीं होगा कि वो बता सके कि आप मुझको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और आपको कैसे सर्व करना है। देखिए ये अंतर थोड़ा सा अंतर मैंने गुजरात में देखा। गुजरात में क्या है कि व्यवसायी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है। बिजनेस कम्युनिटी ब्यूरोक्रेसी के साथ आंख से आंख मिला के बात करती है, आमने सामने बैठ के बात करती है। जो अंतर ब्यूरोक्रेसी का नॉर्थ इंडिया में दिखाई देता है, नॉर्थ इंडिया में वो पूरा साम्राज्यवादी पूरा वो तंत्र दिखाई देता है, जहां आप एक IAS के कमरे में घुस नहीं सकते, आप ठीक से बात नहीं कर सकते, है ना। उसका बिल्कुल तामझाम अलग तरीके से चलता है, वो इधर भी चलता है। लेकिन जैसे जैसे आप एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में जाते हो या थोड़ा बहुत बिजनेस उसमें जाते हो सोसाइटी में, वहाँ पाते हो कि नहीं आप बराबरी से बात करते हो, या उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में ऐसा बना भी लिया है कि थोड़ा सा बराबरी की स्थिति बनती है। तो दोस्तों मेरा इतना ही कहना है कि हम यदि जनरल ऑब्जर्वेशन लेंगे तो संसार की बहुत सारी सरकारें उस जगह में पहुंच गई हैं जहां परिवार और समाज खत्म हो गया है, वहां पहले परिवार और समाज था। जो लोग यूरोप से और लंदन से कभी मिलते हैं, यदि उनसे आप पूछोगे तो 50 साल पहले वो बोलते हैं हमारे यहाँ भी परिवार था, जॉइंट फैमिली थी, है ना। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन को कैसे ऐसा बनाया जाए कि वो केवल आदमी को भोग और बाजार के लिए तैयार करे, उसके अंदर सोचने समझने की ताकत, उसके अंदर, है ना, उसके अंदर मौलिक रूप से अपने मानव होने को सोचने की ताकत, परिवार के होने के पर्पस को और समाज को स्ट्रेंथन करने वाला भाग ना रहे, एजुकेशन में वो कंटेंट ही ना रहे। तो यदि हमको ये कल की चर्चा में ये बात ध्यान में आती है ठीक से कि व्यवस्था और शासन को हमको समझना होगा कि व्यवस्था और शासन दो अलग अलग बातें हैं, शासन और व्यवस्था एक चीज नहीं है। अब तक हमारी मजबूरी थी क्योंकि स्वनियंत्रित होने का हमारे पास कोई प्रभावी टूल नहीं था, इसलिए हमने शासन से व्यवस्था की कामना की है। शासन पूर्वक हम व्यवस्थित हो जाएंगे। शायद ये कामना हमारी कोई किसी ने बहुत योजना पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक की है, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि हमारा धर्म भी एक शासन है। हमने माना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। जब जब दुनिया में प्रॉब्लम आएगा तो कोई एक व्यक्ति आएगा जो सबको दिशा देगा
और सबको उदार करेगा। ऐसी हमारी पुरानी भी बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है उस समय की स्थितियां ऐसी हों। अभी क्या लगता है, एक घर में सभी के समझदार होने से घर चलेगा कि एक आदमी के समझदार होने से चल जाएगा? अब ये समझ में आ गया कि सभी के समझदार होने से घर चलेगा, तो पूरे शहर में एक महापुरुष से काम चल जाएगा कि हर घर में एक महापुरुष चाहिए? और हर घर में चाहिए कि सभी महापुरुष हो जाएं तो ही ठीक है, क्योंकि अब तो सभी महापुरुष होना चाहते हैं, कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। यहां पहुंच गए। ये अच्छी स्थिति है, खराब स्थिति नहीं है, ये अच्छी स्थिति है। तो बताइए, कल की जितनी हमने चर्चा की उसमें क्या क्लैरिटी, पहले तो 2-4 बातें आपसे सुन लूं फिर आगे बढ़ते हैं। कल शासन और व्यवस्था को लेके पर्सनली आप क्या अपने लिए पहचान पाए, है ना? कोई ऐसी चीज आपके ध्यान में आई हो तो बताइए। अच्छा सोम भैया, जैसे आपने बताया कि हमको छोड़ के, मतलब जो मानव है उसको छोड़ के पूरे नेचर में व्यवस्था है, हाँ, और हम में ही केवल शासन है। तो इस पूरे नेचर में अगर व्यवस्था है तो केवल हमारे अंदर ही ये शासन का जो कंसेप्ट है उसका ओरिजिन कैसे हुआ? ठीक बात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी क्लास में? 9th में। देखो, आप लेवल देख लो सभा का। बड़े लोग तो अब एकदम ना उनका सॉफ्टवेयर सारा कंफ्यूज ही आ गया है? गुड। तुम्हारे मन में ये प्रश्न कैसे आया? आपने कल मतलब पूरा जो दिन था वो इस पे ही बताया, पूरा आपने जो नॉलेज था इस पे ही दिया। तो मैं रात भर मतलब थोड़ा सा ही सोचा, 10-15 मिनट ही। तो मेरे को लगा जब नेचर में पूरे जगह पे एक सिस्टम है और पूरे नेचर की जितने भी एंटिटीज हैं वो उसको फॉलो करते हैं, तो हम लोग उसको फॉलो क्यों नहीं करते? अगर हम पहले फॉलो करते होते तो वो बात अलग थी, लेकिन आज के टाइम पे हम अपना खुद का एक सिस्टम बना के और उसको भी हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जो हमने शासन खुद ही, शायद हमने खुद ही बनाया, शायद। बताइए भाई, सभा आंसर दे। सभी को नमस्कार। भाई जी, कल आप बता रहे थे तो मेरे मन में ये बात थी, लेकिन इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि मनुष्य का सभ्य होना उसके शासन की शुरुआत थी। मनुष्य का सभ्य होना टुवर्ड्स सिविलाइजेशन, एज वी मूव टुवर्ड्स सिविलाइजेशन, हमारे लिए फिर शासन की व्यवस्था आई। कल आप जब बता रहे थे कि पदार्थ, जीव और प्राण, इनके लिए जो आवश्यकताएं हैं या जिस तरह से ये जीते थे, ये उसी तरह से ही जीते हैं। केवल मनुष्य है जो जितना लेता है उतना नहीं लौटाता है। तो हम जब अपने पैलियोलिथिक एरा में जाते हैं तो मानव का जब जन्म होता है, प्लिस्टोसीन से लेके हम अगर नियोलिथिक एज तक जब आते हैं, जब वो सेटल लाइफ नहीं शुरू करता, वो आग का आविष्कार नहीं करता, वो कृषि आधारित उसकी जीवन शैली नहीं होती, तब तक वह भी पदार्थ, जीव और प्राण की भांति ही जीता है। वहाँ पर फिर कहीं उसका शासन नहीं है। जैसे ही हम सेटल्ड लाइफ होने लगते हैं और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात शुरू करते हैं, तो संसाधन का उपयोग और दुरुपयोग की भावना जहाँ पर आती है, और जहाँ लाठी वही भैंस की भावना आती है, और मत्स्य न्याय का एक जो अवधारणा आती है, वहाँ से फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस और जस्टिस के नाम पर शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। पीछे रजनी बहन कुछ कहना चाह रहे। तो बेटा, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। आर्यांश। हाँ। सो कल रात मैं भी इसी पे रिफ्लेक्ट कर रही थी, और थोड़े ऐसे हमारी भी ग्रुप डिस्कशन में ऐसी सोच यही चल रही थी कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा था कि, और ये एविडेंट था कि नेचुरली सब लोग व्यवस्था चाहते हैं, तो कहाँ ये शुरू हुआ। और भाई साहब ने ये सिविलाइजेशन की बात निकाली, लेकिन मेरे रिफ्लेक्शंस में मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे ये सभ्यता को हम इसके साथ एसोसिएट करें, ये शायद सही नहीं होगा। एक कम्पिटिटिवनेस का जो भाव है कि माई सक्सेस डिपेंड्स ऑन समबडी एल्स नॉट सक्सीडिंग, कि मतलब किसी और को नीचा करूँ तो ही मैं ऊपर आगे बढ़ सकती हूँ। ये कई कल्चर्स में है, लेकिन शायद कई लोगों ने सुना होगा, एक छोटा सा एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी आया था कि एक छोटी अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है,
तो ये भी एक सभ्यता है, ये भी एक कल्चर है, ये भी एक सिविलाइजेशन है। उसमें एक वेस्टर्न पर्सन ने जाके एक बच्चों की कंपटीशन लगाई और कहा कि देखिए कि यहाँ से वहाँ तक दौड़ लगानी है, उधर पे इतने सारे फल हैं एक बास्केट में, जितने फल हैं वो जितने बच्चे हैं उनसे कहीं कम हैं। हाँ, तो ये उबुंटू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो और बच्चों को कहा कि भागो, जो सबसे तेज़ भागेगा उसे वो फल मिलेगा, जो नहीं वहाँ तक पहुँच पाएगा उसको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं आप में से कौन सबसे ज़्यादा तेज़ भागता है। बच्चों ने क्या किया, क्योंकि वो एक अलग सभ्यता से हैं, हाथ पकड़ के सभी लोग साथ में भागे एक लाइन में, वहाँ पे पहुँचे एंड तक, साथ में बैठ के एक सर्कल में बैठ के सारे फल बांट के खा लिए। और बाकी लोग हैरान कि ये तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने तो कंपटीशन लगाई थी, दौड़ लगाई थी, लेकिन ये बच्चों ने वही सीखा था बचपन से कि अगर कोई भूखा रहे तो मेरा पेट कैसे भरूं मैं। तो ये सभ्यता की बात नहीं है, ये सीख की बात है। तो ये कहीं ना कहीं हमने ये कंपेटिटिवनेस जो लाई है ना हमारे सिविलाइजेशन में, हमारे सारे स्टोरीज भी ऐसे हैं कि जो हम स्वयंवर के कहानियाँ सुनते हैं उसमें किसी को हारना है ताकि किसी का हाथ मिले, ऐसे नहीं कि सभी जीते। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कंपेटिटिवनेस की किसी और की दुख में मेरा सुख है, वो मुझे अभी तक आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम है। एक मिनट, संस्कृति और सभ्यता में बहन जी जो बात कह रही वो संस्कृति है। आज भी हमारे देश में जो जनजातीय संस्कृति है उसमें लगभग यही व्यवस्था और इसी तरह की प्रवृत्ति दिखाई देती है। और उसी संस्कृति और हम शहरी में रहने वाले सभ्य लोग, तो हमको लगता है कि वो लोग बहुत पीड़ित और प्रताड़ित हैं, उनकी गरीबी बहुत परेशानी है, हम उनके लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत संतुष्ट और खुश हैं। और हम अपनी परेशानी के कारण उनको परेशानी में धीरे धीरे डालते जा रहे हैं, उनको पक्के मकान दे रहे हैं, उनको हम टॉयलेट करने की व्यवस्था दे रहे हैं, उनको उसी तरह बनाना चाह रहे हैं जैसे प्रकृति में वो लोग बहुत खुश होकर जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहन जी जो बात कह रही हैं वो संस्कृति है, एक्चुअल में वो कल्चर है। और भारत में जब तक कल्चर था, इसलिए नियोलिथिक कल्चर कहा, पैलियोलिथिक कल्चर कहा, मेसोलिथिक कल्चर कहा। जैसे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई और सेटल्ड लाइफ हुआ, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जस्टिस, ये दो ऐसे आधार बने जिसके लिए शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। मुझे लगता है सोम भैया, सारे लोग व्यवस्था के लिए ही काम करते हैं, वो करना चाहते हैं, और जो सिविलाइजेशन है वो भी उसी का एक प्रोसेस है। लेकिन हमारी समस्या ये रही कि जो एक्सप्लेन करने वाले थे इन चीज़ों को, जो बता सकने वाले लोग थे, उनको खुद पता नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है, इसलिए उन्होंने व्याख्या ही गलत कर दी। उदाहरण कई तरह के हो सकते हैं। कुछ ने कहा कि छोटे से बड़ा जाओ, किसी ने कहा कि शिक्षक दिवस इसलिए मनाओ कि एक शिक्षक राष्ट्रपति हो गया, हाँ, कि ये एक मापदंड बन गया। तो शायद इसके आधार पर फिर नियम बन गए कि ऐसे पढ़ो या ऐसे काम करो कि आप नीचे से इतने ऊपर पहुंच जाओ। किसी ने, कुछ बहुत कम सेक्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति होना बड़ी बात नहीं है, राष्ट्रपति होकर शिक्षक होने के लिए तैयार हो जाओ, तो आप त्याग दो कुछ चीज़ों को, वो अध्यात्म की तरफ चलेगा या व्याख्याओं की तरफ चलेगा। तो मुझे लगता है एक सही समझ नहीं होने के कारण ही अव्यवस्थाएं निर्मित हो गई। अगर वो सही जगह हो जाता तो अभी भी हो सकता है और कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। भैया, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण है, और आपने जो भी चीज़ अभी आप हमें दे रहे हैं, मैं उसको किस एंगल से ग्रहण कर रहा हूँ वो मेरा अपना दृष्टिकोण है। वैसे ही शासन और व्यवस्था में लगभग मैं भी 18 वर्षों से शासन और प्रशासन दोनों के मध्य में काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ एक अनुभव की कि हम हर चीज़ के लिए शासन को दोष देने वो गलत है। बहुत सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन सही लेवल पे हो ही नहीं पाता है, और अधिकारी वर्ग में जब कोई अच्छा अधिकारी किसी चीज़ को मूर्त रूप या उसको क्रियान्वयन करना चाहता है, तो जो शासन में ऊपर के लोग बैठे हैं उनको उस बारे में उतनी समझ नहीं होती है, और वो एक आदेश दे देते हैं कि नहीं, तुमको ऐसा करना ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि उसका मनोबल तो टूट गया। वो अधिकारी जो करना चाह रहा था वो अल्टीमेटली उस कार्य को रोक दिया कि नहीं, अब मुझे ये कार्य नहीं करना है।
और वो चीज़ फिर क्रियान्वित नहीं हो पाती और समाज में गलत मैसेज जाता है। ऐसा मैंने फील किया लगभग 18 वर्षों में। बिल्कुल ठीक। और हम हर चीज के लिए शासन या प्रशासन को दोष दें, वो गलत है। हाँ। ऐसा मेरा अपना मानना है। नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ। जी। जब मैं शासन और प्रशासन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जी। मैं उसको क्रिया रूप में भी कर रहा हूँ। क्रिया रूप का मतलब है कि मेरे घर के अंदर भी एक शासन और प्रशासन है। जी। है ना? जी। तो मैं किसी सरकार के शासन और प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं एक मानसिकता की बात कर रहा हूँ, एक स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ जी। कि आदमी जो कुछ भी करता है मानने के आधार पर करता है। जी। जैसा मानता है वैसा जीता है। अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो बिना जाने मानकर जीता है या वो जानकर मान के जीता है। जब वो बिना जाने मानता है वो तो तीन ही प्रकार से मानता है, चौथा कोई चीज़ हमारे पास है नहीं। कभी भय से मानता है, कभी प्रलोभन से मानता है, कभी आस्था से मानता है। हाँ, तीनों जब भी चीजें एक आदमी स्वनियंत्रित होने की बजाय बाहर से नियंत्रित होता है, बाहर के किसी फोर्स से नियंत्रित होता है, भय से, प्रलोभन से, आस्था से नियंत्रित होता है, इसका नाम पर नियंत्रण है और इसी का नाम शासन है। Exactly. हमारे यहाँ परिवार में एक मुखिया हुआ करता था जिसकी सबको मानना मैंडेटरी था, सब कोई उसकी बात मानेंगे। कभी कबीले का भी मुखिया था, कभी धर्म का भी मुखिया है, कभी स्कूल का भी मुखिया है। तो लगभग चूंकि हमारे ये माना है कि सभी लोगों में सोचने का सामर्थ्य नहीं है, सभी लोग समझते नहीं हैं, तो कोई एक व्यक्ति चलाएगा। इसलिए किसी कंपनी में सीईओ का सैलरी और एक एवरेज आदमी की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सही। इसलिए किसी राज्य को चलाने वाला, इसलिए सीएम मोस्ट पावरफुल होता है। इसलिए जब हम सरकार कहते हैं तो हम कहते हैं रमन सरकार है, मोदी सरकार है या बघेल सरकार है। सही। क्योंकि बेसिकली हमने माना है कि ये एक व्यक्ति चलाएगा, है ना। और भ्रमित स्थिति में ये गलत नहीं है, यदि सबको बोल दिया जाए तुम सब मिलके चला लो, ये सब लड़ मरेंगे। इसलिए एक आदमी को इतना एम्पावर्ड किया जाए कि कम से कम कुछ तो हो जाए। भैया तय कर दिया कि एक आदमी की, इस आदमी की सबको मानना है। लेकिन भैया उनकी उतनी योग्यता ही नहीं है, आप देखिए। हाँ, अब वो अलग बात हो गई ना। हाँ, सही। ये एक स्थिति है कि उनकी योग्यता नहीं है, पर दूसरी स्थिति है कि चलो सबको समान अधिकार है, अब चल लो, तो उसके बाद तो पता नहीं गाड़ी कहाँ जाएगी। ठीक, तो दोनों ही स्थितियों में नहीं चल पा रहा है। दूर ना जाएं, अपना घर नहीं चल पा रहा है। सही। इसलिए मैं जब भी कहता हूं कि जब भी कोई बात को समझनी है तो देश, समाज और सरकारों के लेवल पे हमको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वहाँ हम रिएक्टिव हो जाते हैं, हमारे जो दुख पाए हैं हमने वो जग जाते हैं और हमारी रिएक्शन बाहर आ जाती है। इसलिए अपने घर में लौट आएँ, अपने घर में देखें तो वहाँ भी कोई शासन है। कभी किन्हीं क्षणों में माँ का शासन होता है, किन्हीं क्षणों में पिता का शासन होता है, और किन्हीं क्षणों में प्रजा उसका विरोध कर रही होती है। बच्चे, कभी पति प्रजा में आ जाता है, कभी पत्नी प्रजा में आ जाती है। ठीक, तो कुल मिला के कभी फिर समझौता हो जाता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो जाता है। ठीक, ये सब काम घर के अंदर भी चलता है। जी। तो जब मैं शासन और प्रशासन की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी सरकार के शासन प्रशासन की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ कि वो स्टेट ऑफ माइंड जो अभी स्वनियंत्रित नहीं है, जो पर नियंत्रित है। पर नियंत्रण के आधार पर किसी भी मानव में भाव और विचार की निश्चितता नहीं हो सकती। इसलिए पर नियंत्रण के आधार पर कोई परिवार व्यवस्थित नहीं हो सकता। खाने कमाने का काम हो सकता है, एक दूसरे के शोषण करने का काम हो सकता है। अभी सक्षम लोग असक्षम लोगों के शोषण की व्यवस्था पे हम टिके हैं। शहरों में जितनी गाड़ियां घूमती दिखाई देती हैं, ये मजदूर और किसानों के शोषण की कमाई है। आज यदि मैं एक कार बनाता हूं, उस कार की कॉस्टिंग, कितनी रिश्वत दी जाएगी, सब कुछ उस कार की कॉस्टिंग में शामिल होता है, प्रॉफिट सहित सब कुछ शामिल होता है। जो लोग यहाँ किसान हैं या जो लोग हो सकते हैं, जिन लोग को पता है वो देख लें कि एक किलो दूध पैदा करने में यदि ज़मीन की कीमत और गाय और उसका प्रॉफिट और उसकी जो भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, यदि सब मिलाएंगे तो पता चलेगा दूध जो है 200 रुपये किलो से कम में नहीं आएगा। लेकिन दूध बेचने वाले को दूध की रेट तय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि वो मजदूर है। तो मैं 200 रुपये किलो का दूध जो है 50 रुपये में खरीदता हूँ, 150 रुपया पर लीटर दूध मैं अपने पास दूध वाले का रख लेता हूँ, सब्जी वाले का रख लेता हूँ, वही मेरे घर में प्रॉफिट के रूप में घूमता हुआ दिखाई देता है।
ये बात पहुंच रही है ना? तो यदि हमको पूरी बात को समझना होगा, यदि क्योंकि उतना कोई सोच विचार हमारे बीच में है ही नहीं। एक पढ़ाई, एक जॉब, एक सैलरी और बढ़ जाए, थोड़ी गाड़ी और मकान का साइज बढ़ जाए, इससे ज़्यादा हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी सोच सामान के लिए चल रही है कि हमारी सोच जिंदगी के लिए चल रही है? बोलिए। तो हमारी सोच सामान के लिए चल रही है, हमारी सोच जिंदगी के लिए चलना शुरू नहीं हुआ है। इसलिए हमने अपनों से दुख पाया है, इसलिए परिवार टूटे हैं। अपनों से दुख ज़्यादा पाया है कि खुद से ज़्यादा पाया है? अपने आप से हमने ज़्यादा दुख पाया है। तो घूम फिर के सारी बात ये आ रही है कि अब सरकारों की बात छोड़ दीजिए, मैं एक व्यक्ति मानव के रूप में मैं शासन द्वारा नियंत्रित होऊंगा कि मैं स्वनियंत्रण के द्वारा नियंत्रित होऊंगा? तो शासन के द्वारा एक मानव नियंत्रित कभी नहीं हो सकता। शासन पूर्वक एक परिवार कभी शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त नहीं हो सकता। शासन पूर्वक कभी कोई समाज भय से मुक्त नहीं हो सकता। जिन सारे देशों में हम बहुत भौतिक व्यवस्थाओं को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ परिवार और समाज नाम की चीज़ धीरे धीरे खत्म हो गए। तो यदि वो इतने सिस्टमैटिक थे तो अपने परिवार संभालते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो काम भय से हो सकता था वो उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया। अभी परसों मैं इनसे बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में जहां हो सकता है देवी देवता भगवान इस तरह से ज़्यादा स्थापित नहीं है जैसा भारत में स्थापित है। भारत में आदमी ने अपना कंट्रोल किसी सरकार को नहीं दिया है, भारत में आदमी ने अपना कंट्रोल अंततः किसी देवी देवता ईश्वर भगवान को लिख रखा है। सब कुछ कौन चला रहा है? और यहाँ कोई भी हमारा बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा नेता हो या बड़े से बड़ा व्यापारी हो, वो अंततः जाके किसी महापुरुष की शरण में मत्था टेकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में ये बहुत गहराई में स्वीकृत है कि ये सत्ता तो कोई और है, ये सब तो कठपुतलियां हैं। ठीक? तो हमने कभी आदमी को उतना बड़ा माना नहीं है, हमने किसी सत्ता को बड़ा माना हुआ है। इसका मतलब है कि आज भी इतिहास गवाह है, इस देश में कोई गांधी जी जैसा आदमी आता है तो हजारों लोग उसकी बात मान लेते हैं। प्रधानमंत्री होते हुए लाल बहादुर शास्त्री पूरे देश को है ना, पूरे देश को उपवास रखने के लिए तैयार कर देता। आज एक प्रधानमंत्री बोल के देखे कितने लोग उपवास करेंगे? तो इसका मतलब है कि यदि उस व्यक्ति का किसी व्यक्ति का अपना कोई मनोबल है, किसी व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व को समर्पण है, यहां नियम को समर्पण नहीं है। और ये शायद उचित भी है। यदि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में परसों से कोई भी आदमी रेड लाइट जंप नहीं करेगा, कोई भी आदमी बहुत सारी गलतियां नहीं करेगा, 10,000 रुपए का फाइन दे दो, उस पर ठोक दो और उसको इम्प्लीमेंट कर दो, अगले दिन से कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन ये वो स्वप्रेरणा से कर रहा है कि भयवश कर रहा है? भयवश कर रहा है तो आदमी इवॉल्व नहीं हुआ। आवश्यकता तो इस बात की थी कि तमाम जिंदगी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना में आदमी स्वनियंत्रण पूर्वक अपना निर्णय ले और सही निर्णय ले, तो सारा घटनाक्रम उसके इवॉल्व होने का साधन बन जाए। तो व्यवस्था के लिए मानव है या मानव के लिए व्यवस्था है? मानव के लिए व्यवस्था है। मानव इवॉल्व हो जाए इसके लिए व्यवस्था है, ना कि व्यवस्था के द्वारा मानव को नियंत्रित करके उससे एक निश्चित आचरण करवाया जाए, उसको भयभीत करके एक आचरण करा लेना। कोई एक प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग आता है, सारे स्टूडेंट बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं, उस प्रिंसिपल के जाने के बाद दुगनी शरारत लोग करते हैं। तो भय से, जिस व्यक्ति से भय लगता है उसके सामने बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के सामने बहुत नियंत्रित रहते हैं, पर स्कूल में जाके वो बिल्कुल कुछ और करते हैं। तो इसका मतलब भय से काम नहीं चलेगा। ये हमने स्वीकार भी लिया है कि अब भय से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लालच से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, आस्था से भी काम नहीं चल रहा है। तो एक ही दरवाजा बचा है, क्या? स्वनियंत्रण। एक ही दरवाजा बचा है। तो हमारे लिए भी वही दरवाजा है, हमारे बच्चों के लिए भी वही दरवाजा है। चलो साथ मिलके फिर से समझेंगे जिंदगी। दोस्त बन के चला जा सकता है, बच्चों के साथ दोस्त बन जाइए, क्योंकि टीचिंग और प्रीचिंग की जगह में ना तो बच्चे आपको मान रहे हैं, और ये सच्चाई है कि ना हम वहाँ खड़े हैं।
हमने मान लिया है कि हम उम्र में बड़े हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, पर बच्चा कह रहा है कि यार तुम ठहर जाओ। नहीं मान रहे हो। क्या निष्कर्ष निकला? सुख क्या है? ये चर्चा हमने शुरू इसलिए की थी कि सुख क्या है ये समझ में आ जाए। तो इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया कि सुख क्या है? ये देखो, बच्चा तो एक ही काम का है, स्वनियंत्रण ही सुख है। इसके अलावा कोई जगह नहीं है। एक आदमी को इस बात का भरोसा हो जाए, एक आदमी को अपने लिए इस बात का भरोसा हो जाए, मैं सही समझता हूं, मेरा भाव सही है, मैं सही सोचता हूं, मेरा निर्णय सही है, मेरा दूसरों के साथ व्यवहार सही है, और ये मुझको ही नहीं लगता है, दूसरों को भी लगता है। स्वयं पे भरोसा, अपने सोचने पे भरोसा, अपने समझने पे भरोसा, अपने निर्णय पे भरोसा, अपने एक्शन पे भरोसा, एक्शन के रिजल्ट जैसा मेरा भरोसा था वैसा आता है। तो इस पे कौन विश्वास नहीं करेगा? मैं खुद पे विश्वास करूंगा, लोग मुझ पे विश्वास करेंगे, इससे ज्यादा आदमी चाहता नहीं। तो स्वनियंत्रण ही प्रेरणा है। हर व्यक्ति कैसा होना चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसको देख के दूसरे लोग प्रेरणा लें, है ना? तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसको देख के लोग प्रेरणा लें, लेकिन मैं आपसे प्रेरणा, आप मुझसे प्रेरणा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? और मैं आपसे ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? हम सभी एक दूसरे से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? पूरी सृष्टि में देखें तो जो आपका रजनी बेन का जो क्वेश्चन था वो इसमें आंसर होता है। बात चली है तो मैं उस एग्जाम्पल को रख देता हूं। देखिए, ये जो कॉम्पिटिटिव होने का और ये जो दूसरे की हार में अपनी जीत है, इसको लेके जो हमारी प्रॉब्लम है, उसके मूल में मामला इतना है कि हमको पहचान की तलाश है, और पहचान की तलाश का कोई हमने पैरामीटर नहीं बनाया है ना? जैसे बेसिकली तो हम क्या चाहते हैं? बेसिकली तो हम चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएं। तो बेसिकली हम परफेक्शन चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं, अधूरापन नहीं चाहते हैं। मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मेरे आ सकते हैं कि क्लास में सभी के आ सकते हैं? सभी के आ सकते हैं। और इसमें आपके आ जाएं, उसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम है? आपके आने से मेरे रुकते हैं क्या? नहीं रुकते हैं। आपके भी आ सकते हैं, मेरे भी आ सकते हैं। यदि आपके आगे बढ़ने से मेरे आगे बढ़ना नहीं रुकता है, प्रभावित नहीं होता है, तो मैं आपको हेल्प कर ही सकता हूं। तो मैं तो इतना ही चाहता हूं कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। तो यदि 100 आउट ऑफ 100 लाना, पूर्णता को परफॉर्म करना, पूर्णता के साथ जीना, परफेक्शन के साथ जीना हर आदमी की मौलिक चाहत है, ये नेचुरल चाहत है, इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने क्या किया? हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया। जब भी बच्चा घर में एग्जाम देके आया और जब उसका रिजल्ट आया, कितने % आए? वो कुछ भी कहे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है पहले से ही। वो जो भी कहे हमको वो सुनना ही नहीं है, हमको तो बस उसके बाद ये पूछना है उसके कितने आए। ये उसका कौन है? वो जो तुम्हारा दोस्त घर में आता था उसके कितने आए। और तो कोई कंपेयर करने के लिए है नहीं आपके पास, क्लास में और किसी को आप जानते नहीं हो। तो आपके बच्चे का एक दोस्त है जो उसके साथ कभी कभी घर आता है, तो तुरंत आप पूछोगे उसके कितने आए। उससे ज्यादा आए तो थोड़ा सुकून लगता है, अब ठीक आए। वो चाहे 70% हो कि वो 90% हो। 90% आए पर आपके दोस्त से कम थे तो तुम गधे हो। और चाहे 70% आए पर उस दोस्त से ज्यादा थे, अभी स्थिति ठीक है। तो ये फीडिंग हमको घर से मिली, क्योंकि घर वालों ने बताया था पढ़ लो 2 रोटी के लायक हो जाओगे, और इसको देखो उसको देखो। तो अपने को जिंदगी का सार समझ में आ गया।
कि 2 रोटी के लायक हो जाने का नाम जिंदगी है, दूसरों से आगे निकल जाने का नाम सफलता है। ये ज्ञान किसने दिया? घर वालों ने। और ये ज्ञान पाने के बाद में अब ना मैं किसी का हो सकता हूं, ना कोई मेरा हो सकता है, क्योंकि मैं हर एक को इसी नजरों से देखता हूं, मेरे से कम है कि ज्यादा है। जब भी कोई हमसे समाज में मिलता है हम उसको जज करते हैं, इसके कपड़े, कौन सी गाड़ी से उतरा, कहाँ काम करता है, एजुकेशन क्या है, पद क्या है, हाइट कैसी है, कलर कैसा है, धर्म कौन सा है, मेरे से कम बैठता है कि ज़्यादा बैठता है। अंदर में चलता रहता है कि नहीं? दूसरे को देख के प्यार आ जाए और दूसरे का सम्मान करने का मन बने, एक दूसरे के साथ जीने का मन बने, कि एक दूसरे को जज करने का बनता है। मैं यही देखने की कोशिश करता हूं कि ये ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा हूं। ये अंदर में गुणा भाग चलता रहता है और फिर मैं अपना थोड़ा बड़ा बड़ा करके बताता हूं अपनी चीज़ें। तो इसका मतलब है मैं भीतर से हारा हुआ इंसान हूं। तो इसका अर्थ है, जो बात हम कल भी कर रहे थे, कि कम से कम शिक्षा ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, कि तुम छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ के आओ, कि एमपी बोर्ड से पढ़ के आओ, कि यूपी बोर्ड से पढ़ के आओ, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो जेई दे दो, मेडिकल में लेना है तो नीट दे दो, टीचर बनना है तो सीटेट कर दो। अब आप हिंदू विधि से चल रहे हो, कि जैन विधि से चल रहे हो, कि बौद्ध विधि से चल रहे हो, कि सिख विधि से चल रहे हो, आप किसी भी विधि से चलो, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स नाम की कोई चीज़ बन गई, कोई चीज़ इवॉल्व हो गई। तो मैं किसी भी विधि से आया, मैं मानव हो सका कि नहीं हो सका, सवाल इस बात का है। तो मैं उस आईने में देख के अपने आप को पहचान सकूं कि मैं कितना मानव हो सका। फिर क्या फर्क, फिर यदि हिंदू विधि से आए हुए लोग ज़्यादा मानव हो सके तो ज़्यादा लोग हिंदू होने लगेंगे, क्योंकि वो तो जो कोचिंग चलने लगती है, जिस कोचिंग के बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उसकी कोचिंग में ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। हमारी फसावट कैसी है? मैं अक्सर एक घटी घटना शेयर करता हूँ कि मैं मुसलमान धर्म को समझना चाहता था और मेरा मन था कि मैं कुछ समझे हुए लोगों से समझूं। तो एक बार रायपुर से दिल्ली आते हुए 3 लोग सामने आके बैठे और उनकी चर्चा से मेरे को ये भरोसा हो गया कि इनको इस्लाम की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो कुछ देर बाद मैंने उनसे दोस्ती की, उनसे अपने क्वेश्चन पूछे, उन्होंने संतोषजनक उत्तर दिया। जब मेरा उत्तर हो गया तो मैंने फिर फाइनल डिस्कशन उनसे रखा कि ये बताओ कि इस्लाम धर्म का सार क्या है। तो उन्होंने कहा इंसानियत। तो मैंने कहा कि इंसानियत की पहचान क्या है। तो उन्होंने कुछ कुछ पहचान बताई, कुछ नेगेटिव बातें बताई, ये नहीं करना, नशा नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ पॉजिटिव बातें बताई। तो मैंने उनको कहा कि देखो, मैं 2000 लोगों के फ़ोन नंबर दे सकता हूँ जो ये मेरे बारे में कह सकें कि मैं ऐसा हूँ। तो अब मैं मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ? भाई, जो आप इंसानियत के मापदंड बता रहे हो वो ऐसा मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि पूजा तो नहीं करते हो। तो संयोग से हम आर्य समाजी हैं, हमारा परिवार आर्य समाजी बैकग्राउंड से आता है, तो पूजा पाठ पहले से ही गायब है। तो मैं चलो ये भी काम निपट गया, पूजा भी नहीं करते हैं, अब मैं मुसलमान हो गया। बोले 5 बार नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा नमाज क्यों पढ़नी है? बोले लिखा है। मैंने कहा क्यों लिखा होगा, थोड़ा सोच लेते हैं। कुल मिला के इस्लाम का सार इंसानियत है। इंसानियत तक पहुंचने के लिए नमाज पढ़ना एक प्रक्रिया है और मेरा कोर्स पूरा हो गया है। ठीक, अब मैं मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ? अब लॉजिकली तो उसको एक्सेप्ट हो गया कि बात तो ठीक है। तो उसने कहा कि देखो, हमारे बड़े लोग मुंबई में रहते हैं, उनसे बात करना पड़ेगा, मामला फंस गया है। ठीक, ये प्रॉब्लम मुस्लिम के साथ है ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम हिंदू के साथ है ना। तो हिंदू धर्म का सार क्या है? फिर मैंने उससे लास्ट क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब इंसान बड़ा है या इस्लाम बड़ा है?
इसका उत्तर उसके पास नहीं था। अंततः हमारे लिए कर्मकांड ही महत्वपूर्ण हुए, जो उसका सार था उसको तो, क्योंकि सार को हम बहुत, है ना, जिस तरह से हमने सीटेट में टीचर को भर्ती करना है, टीचर लेना है, तो उसके मापदंड हम तय कर पाए, है ना, जेई में इंजीनियरिंग के लिए हम कर पाए, है ना, ऐसे हम मानव के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो हम हिंदू में कितना भी बोलें तो सभी धर्मों में क्या समानता है? सभी धर्मों में पति पत्नी का झगड़ा समान रूप से पाया जाता है, ये समानता तो दिखाई देती है। लेकिन सही अर्थों में हिंदू धर्म का सार क्या है, और मैंने उस सार को पा लिया है। कितने लोग हैं जो यहाँ अपने अपने धर्म के धर्म ग्रंथ को ईमानदारी से पढ़े हैं, या घर में भी है, आधों के तो घर में नहीं मिलेगा, और कुछ ये कह सकें कि मैंने आर पार उसको समझा है, पढ़ा है, ऐसे लोग ढूंढने जाओगे तो 100 में 1 मिले तो बहुत मुश्किल। तो कुल मिला के ना कोई गहराई है नहीं और बिना मतलब की चर्चा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम बिल्कुल आमने सामने आंख में आंख डाल के चर्चा करना शुरू करें, तब हमको पता चलता है कि यार हमारे पास तो ज्यादा बातें तो सुनी सुनाई हैं, और व्हाट्सएप ज्ञान है सबके पास, ठीक। तो जब इन सारी बातों को देखते हैं तो इसका मतलब ये निकला कि यदि हम यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स जैसा सार्वभौम मानवीय आचरण यदि पूरी सृष्टि को देखें तो हर इकाई का अपना कोई बिहेवियर है, अपना कोई नेचुरल बिहेवियर है ना। नीम के पेड़ का एक नेचुरल बिहेवियर है, आम के पेड़ का एक नेचुरल बिहेवियर है, शेर का नेचुरल बिहेवियर है। मानव के अलावा सभी एंटिटीज नेचुरल हैं और उनका एक नेचुरल बिहेवियर है। मानव भी एक नेचुरल एंटिटी है, इसका मतलब मानव का भी कोई नेचुरल बिहेवियर है। ये जो नेचुरल बिहेवियर है उसको पहचान पाने की आवश्यकता है। जो मैंने शुरू में कहा था कि एक बार वो रेफरेंस हमारे सामने आ जाए, जब रेफरेंस सामने होता है तो हम रेफरेंस को छूने की कोशिश, क्योंकि अभी भी जमाने ने जो रेफरेंस हमारे सामने रखे थे, इंजीनियरिंग का रेफरेंस रखा, मेडिकल साइंस का रखा, आईएएस का रखा, किसी और चीज़ का रखा, जज का रखा, ये सारे रेफरेंस हम में से बहुत सारे लोगों ने पा लिए। हमने कोई मानवीयता का रेफरेंस ही नहीं रखा तो कैसे लोग उसके लिए कोशिश करते? हमारे लिए आदमी होना कोई मैटर ही, कोई बात ही नहीं है। इंजीनियर होना कोई बात होती होगी, टीचर होना, डॉक्टर होना, आदमी होना तो हमने मान रखा है। आदमी तो हम 2 हाथ 2 पैर होने से आदमी हो जाते हैं। बात पहुंच रही? बात पहुंच रही? हाथ उठा दो भैया। आओ, ये सोच के मत उठा देना यार ये आदमी इतना पीड़ा में बोलता रहता है, चल इस पे दया करके हाथ उठा। सर, आई हैव अ डाउट। आपने अभी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तो ये जो व्यवस्था की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई है काफ़ी हद तक। हाँ, बिकॉज जैसे आपने बताया कि जेई के लिए हमारे पास एग्ज़ाम है, पीएमटी के लिए हमारे पास एग्ज़ाम है, बट जो हमारा करिकुलम है एग्जिस्टिंग, उसमें हम ये इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि बच्चे मानव एग्जैक्टली बन रहे हैं। उनमें सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप हो रहा है इंस्टेड ऑफ कोलैबोरेशन। हाँ, तो सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप होना है कि सेंस ऑफ कंप्लीटनेस डेवलप होना है, बस इतना ही शिफ्ट करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। बट राइट नाउ वो भी कंपटीशन के वे में हो रहा है, कोलैबोरेशन और कंप्लीटनेस की अंडरस्टैंडिंग इसको हिंदी भाषा में कहें कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष पैदा करना है, एक दूसरे के साथ प्यार से जीना है। वो इंग्लिश में बोलने से ऐसा लगता है कोई बड़ी बात बोल रहे हैं। तो सर हिंदी में आदमी चमड़े का काम करता है उसको चमार बोल देते हैं, तो उसको गाली मानते हैं। इंग्लिश में उसको लेदर इंजीनियरिंग कहते हैं। सर, स्टार्टिंग से ही हमें ये इंश्योर करना है ना कि वो मानव बने, ना कि वो 12th पास करने के बाद जब वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तब हम उसे वहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कि हाँ ये इस एग्ज़ाम को निकाल ले रहे हैं तो अब सारे इक्वल हो गए हैं। हाँ, तो देखो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये भी एक सोचने की बात है। धोनी को जानते हो? धोनी जानते हो? अच्छा, धोनी बेचारा अनपढ़ आदमी है। वो क्या पहले से खेलने में ज़्यादा रुचि ले लिया और वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया। अब उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ नहीं है। अपने यहाँ ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो तो आदमी को पढ़ा लिखा मानते नहीं,
अभी पिछले 1-2 साल पहले अखबार में न्यूज़ थी वो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 क्लास 12 तक आदमी 15 साल पढ़ता है। यदि 12th के बाद वो आगे ना पढ़े तो वो किस लायक है? 15 साल लगा चुका है। 15 साल का क्या मतलब? रुक जाओ, अभी आप लोग यहाँ 7 दिन लगाते हो और 7 दिन का हिसाब मांगते हो और अपने घर से 7 दिन के लिए आते हो, तो आपको लगता है कि मेरे बिना दुनिया रुक जाएगी। ठीक, 20 साल हम लगाते हैं, 15 साल लगा के यदि एक बच्चा 12th करता है, 12th के बाद आगे नहीं पढ़ता है, तो ये किस लायक हुआ? एजुकेशन से बड़ा कोई धोखा इस धरती पे है नहीं। पंद्रह साल लगाने के बाद वो कहीं नहीं है, तो हमारी पूरी 12वीं तक की एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए फीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम इंजीनियरिंग के लिए बच्चे तैयार करते हैं, हम मेडिकल साइंस के लिए बच्चे तैयार करते हैं, हम कॉमर्स के लिए बच्चे तैयार करते हैं, है ना। केवल उस ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलाने के लिए बच्चे तैयार किए। यदि वो आगे एडमिशन नहीं ले तो वो किसी काम का नहीं है। घर वाले भी उसको अनपढ़ मानते हैं, समाज भी और ग्रेजुएशन करके कोई अकल आ जाती है ऐसा दिख नहीं रहा है। नौकरी नहीं मिले, है ना, तो हम कहीं के नहीं हैं। हमको लगता है हाँ, हमको पेन चलाना आता है, मुंह चलाना आता है, और तो कुछ आया नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर ये भी सोचने की बात है, यार ये 15 साल फिर मैंने क्या काम में लगाए। हमारा एक मित्र हैं जो आर्मी से, जिन्होंने VRS ले लिया, फौजी आदमी है। अब फौजी आदमी फौज की तरह सोचता है, उसने शिविर कर दिया। शिविर में मैंने कभी बोल दिया कि ये जितने काम 12 साल में कर रहे हैं तो कुल मिला के 2 साल का काम है। उसने दिल्ली में स्कूल खोल के प्रूव कर दिया, और उसका स्कूल वर्ल्ड की टॉप स्कूल में से एक है, जिसमें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज में जो स्कूल्स की रैंकिंग होती है कि किसी व्यक्ति में मिनिमम रिसोर्स में क्या एजुकेशन दे दिया। वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को जापानीज सिखा देता है, इंग्लिश सिखा देता है है ना। मुनि इंटरनेशनल के नाम से स्कूल है, वेबसाइट खोल के देख लेना। अशोक ठाकुर भैया की बात? अशोक ठाकुर नाम है। अशोक ठाकुर फौजी आदमी है, उसने तो फौज की तरह इंप्लीमेंट कर दिया स्कूल में। ठीक, तो जिस काम उसने 5th क्लास से जो है 12th क्लास का एग्जाम दिलवा दिया, 6th क्लास के बच्चे से ग्रेजुएशन का एग्जाम दिलवा दिया, बोले यही है तुम्हारी पढ़ाई। बिना मतलब ढो रहे इसको 20 साल। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि एक आदमी की जिंदगी के शुरू के 20 साल उसका क्रीम टाइम है। आपने उससे 20 लाख ले लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 20 साल उसके लौट के दोबारा नहीं आएंगे। तो इस 20 साल में उसको क्या दिया जाए कि उसको लौट के कभी जिंदगी में पछताना नहीं पड़े, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़े, है ना। जिंदगी उसके लिए फुटबॉल का मैदान बन जाए, ना कि वो जिंदगी के मैदान में फुटबॉल हो जाए। इसकी जरूरत है कि नहीं? तो मैं यहाँ सारे टीचर्स और सारे समाज से पूछता हूँ कि 12वीं तक की एजुकेशन का पर्पस क्या है? बोलो। सर मेरे हिसाब से ये पर्पस है कि हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तैयार करें जो कि सोसाइटी में जाए तो खुद एक रोल मॉडल बने दूसरों के लिए, वो खुशी से सरवाइव कर पाए। ठीक हो गया। तो पहला काम ये हुआ कि 8th क्लास तक की एजुकेशन जब हम कह रहे हैं, सही मायने में जो काम हम अभी कर रहे हैं ये क्लास, उसके 9th के बच्चे के क्वेश्चन देखो, खूब शार्प हैं और भी सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी सारी बातें हम अभी कर रहे हैं ये क्लास 10th के पहले ही निपट जाए। तो क्लास 10th के बच्चे को, क्लास 8th के बच्चे को ये पता हो कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। तो 10th के बाद पेट की शिक्षा, 8th के बाद, 8th और 10th के बाद पेट की शिक्षा, और 8th के पहले, है ना, सोचने समझने का उसको एक कैनवस पूरा क्रिएट हो जाए, है ना। उसका कैनवस इतना ही ना रहे बस कौन सा जूता ले लूं,
अभी हमारा कैनवस कितना है? एक पिज़्ज़ा बर्गर खा लूँ, एक जूता ले आऊँ, एक ब्रांडेड ड्रेस ले आऊँ, और एक मोबाइल मिल जाए, और एक बाइक मिल जाए, और उससे बड़ा हो गया तो कार मिल जाए, और बड़ा हो गया तो फ्लैट मिल जाए, और फ्लैट का थोड़ा साइज बड़ा हो जाए, और एक बार सिंगापुर घुमाऊं, कोर्स पूरा। कितना छोटा सोच रहे, जबकि आदमी की जिंदगी कितनी बड़ी चीज है। मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में आ जाए, है ना, मैं अपने में फील कर सकूं, यार मैं एक बढ़िया आदमी हूं, काम का आदमी, मुझको सोचना आता है, मैं समझ सकता हूं, मैं सब चीज को समझ सकता हूं, सब चीज के बारे अपने कोई ठोस व्यूज दे सकता हूं, मैं बहुत उपयोगी हो सकता हूं। जो कल हम बात कर रहे थे, मेरा कैरियर, मेरी उपयोगिता। पूछिए अपने आप से, आप इस संसार में नहीं रहोगे तो इस संसार में क्या फर्क पड़ेगा? हाथ उठा के आसमान में, आसमान की तरफ देखें और आसमान से पूछें, कल से मैं इस संसार में नहीं हूं तो इस संसार में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 60-70 किलो के बायोलॉजिकल मास हो, और जो संसार के रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हो, तो कम से कम आपके जाने से संसार का कुछ रिसोर्स बचेगा। बाय। सर ऐसे ही तो मतलब हमें तैयार करना है ऐसे रोल मॉडल जो कम्युनिटी ग्रोथ में हेल्प हाँ, करें। पहले हम तैयार हो जाए। हाँ ये बिना तैयार हुए जो तैयार करने की छलांग है, सर वो तो कोई कर ही नहीं सकता नहीं, बिना पर हम तैयार। कर सब ऐसे रहे। देखो हमारे भाई साहब ये SIRD में पिछले 12 साल से बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं, और हम इनसे पिछले 12 साल से मिले हुए हैं, पर एक दूसरे की शक्ल देखते देखते प्यार होने में 12 साल लग रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना रायपुर में, और देश में भी हैं। तो फिर मैं भी समझ गया, भाई चलती का नाम गाड़ी है, जब कोई गाड़ी चल देती है फिर सभी उसमें बैठना चाहते हैं, और शुरू शुरू में ना जब गाड़ी चलती नहीं तो ड्राइवर उसको स्टार्ट करके ना थोड़ा आगे पीछे करते रहता है ना, ताकि लोगों को लगे बस चलने वाली है जल्दी। तो अभी ये गाड़ी थोड़ी सी ऐसे ऐसे कर रही है ना, कुछ साल बाद ये निकल जाएगी। हाँ जी। मैं यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, शायद हेल्पफुल हो। यहाँ पे जब वापस हम लोग आए हैं, हमने भैया साहब से बहुत बातें की इस बारे में कि हम लोग की मेंटालिटी अब तक की पढ़ाई की स्लेव मेंटालिटी रही है। और जब मैंने वहाँ पे बच्चों के साथ काम किया तो वहाँ के बच्चों को एंटरप्रेन्योर या स्किलफुलनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बहुत टाइम लगा मुझे इस बात को समझने के लिए कि 16 साल पे बच्चे वहाँ पे घर क्यों छोड़ देते हैं, वो माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते। तो जब उनके साथ मैंने काम किया तो मैंने ये पाया कि वो बच्चे वयस्क हैं, उनको समझ आ गई है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, वो अपने आप को कसना चाहते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये विश्वास है, बस मुझे इस तरह की ट्रेनिंग कोई दे दो तो मैं फोटोग्राफर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा कारपेंटर बन सकता हूँ, मैं प्लम्बर बन सकता हूँ और समाज के काम आ सकता हूँ। फिर उसके जो इस तब भी नहीं समझ पाते, वो बैकपैक उठा करके ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, फिर अपनी उपयोगिता को जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। बट यही जब मैं इस वातावरण से गई तो मुझे बहुत टाइम लगा इस बात को समझने में आखिर मेरी उपयोगिता है क्या। और मैं भटकती रही कि कभी वॉलंटियरशिप कर लिया, कभी गार्डनर में चले गए, कम्युनिटी किचन में काम किया, है ना। तो ये जो बच्चों के साथ एक जो होता है ना कि इनके अंदर एक समझ होती है, हम बड़े ही नहीं समझ पाते। हाँ। तो वो अगर यहाँ पे अगर जैसे हम लोग आप लोग हमें पता है आप काम कर रहे हैं, पूरी अच्छी टीम है और मैं भी उससे जुड़ना चाहती हूँ, तो जो वो माइंडफुलनेस वहाँ पर है, यहाँ हैप्पीनेस करिकुलम है, और हम बच्चों को ये जो बात कर रहे हैं कि 8th तक जो है समझ और 8th के बाद वो स्किल के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा हमारे इसमें। और जब ये समाज के साथ जुड़ेंगे ना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और समाज का अपना एक हिस्सा मानेंगे अपने आप को, वाकई में मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा रहूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग की अभी अच्छी बात यह है कि हम लोग के अभी 25 साल बचे हैं, है ना। हाँ जी।
हाँ भाई जी, जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत उसका बनाने का तरीका बहुत सही है। 8वीं तक व्यक्ति खुद के लिए तैयार करता है, 12वीं तक वो परिवार के लिए तैयार करता है, स्नातक समाज के लिए होता है, और उसके बाद की जो उच्च शिक्षा है वो राष्ट्र और विश्व के लिए करता है। ये अच्छी कल्पना है। नहीं, इसकी आप कैरिकुलम देखेंगे तो कैरिकुलम लगभग इसी तरह का मैं है। वही तो कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग क्यों इस बात को नहीं मानते हो कि जब रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है तो आप ये क्यों मानने के लिए तैयार नहीं होते हो कि उस कंटेंट में प्रॉब्लम है? जी, मैं जीता जाता उदाहरण हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ इसका। मैं जीता जाता उदाहरण हूँ और मैं इस तरह की पढ़ाई लिखाई से मैं बहुत त्रस्त हो चुकी हूँ। मैं इसका आंसर देना चाहूँगा सर को मैं आंसर देना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि जो उच्च शिक्षा होती है वो विश्व कल्याण की बात करते हैं। मैंने एमटेक पीएचडी किया हुआ है आईआईटी रुड़की से, और मैं किसी काम का नहीं हूँ विश्व कल्याण के लिए। नहीं, इसमें आप अन्यथा ना लें। आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं, आप सभी चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। जब एक इंसान खुद बहुत पॉजिटिव होता है, उसको जहाँ पॉजिटिव नहीं है वो उसमें भी पॉजिटिव देख लेता है। ये आपका बड़प्पन है। तो आप अन्यथा ना लें। हमारे एक मित्र हैं, वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे थे, और सिंगापुर में वो बंदा है जो 25 कंट्री की एक जॉइंट रिसर्च टीम को लीड कर रहा है, और उसको अपनी रिसर्च करने वाली एक महिला रोज चाहिए रात को। समझ में आई? मतलब एक आदमी 25 कंट्रीज की रिसर्च टीम को लीड कर रहा है, इसका मतलब है उसका कोई रिसर्च माइंडसेट होगा तभी लीड कर रहा है। लेकिन उसका आचरण कैसा है? ये इम्बैलेंस को आप कैसे देखोगे? और देश में पीएचडी जिस तरह से कराई जाती है, और मुझसे मत ही कहलवाओ मंच से, अकाउंट नंबर पहले दिया जाता है और बाकी यदि दूसरा अदर सेक्स वाला है तो बाकी टैक्स भी लिया जाता है। ये कितना कॉमन होते जा रहा है धीरे धीरे। और कई जगह तो लेने वाले और देने वालों में दोनों में एक्सेप्टेबिलिटी, यार काम होना चाहिए, क्या बुराई है, चल यहां हम पहुंच गए हैं। तो मुझसे मत कहलवाइए बहुत सारी बातें, है ना। मेरे को क्या है कि बहुत सारे लोग आके सब कुछ बताते रहते जब मैं इतनी पीड़ा से बोलता हूं ना तो लोग अपनी अपनी पीड़ा भी बता जाते तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु कि कि थोड़ा सा आपने उस अल्टीमेटली मैं एक साबुन बनाने की कंपनी चलाता हूं। मेरा साबुन का पैकिंग और उसकी क्वालिटी ही बताएगी कि प्रोसेस कैसा था। नहीं, मेरा प्रोसेस तो किताब में लिखा है, ये तो एकदम परफेक्ट है, और साबुन कपड़े धोती नहीं है, तो कैसे भरोसा किया जाए? तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बताएगा कि क्या निकला। प्रोडक्ट ठीक, सब कुछ ठीक, कुछ भी लिखा हुआ आपकी किताब में। प्रोडक्ट ठीक नहीं, सब गलत। कैसा रहेगा? क्या निष्कर्ष निकला, लिख डालिए। अच्छा, शेयर करना चाहते हैं कुछ? इनको माइक दे दीजिए और फिर एक बार लिख डालिए। हाँ, इनको माइक दीजिए। भैया, मैं प्रशासन और व्यवस्था में एक अनुभव बताना चाह रहा था कि 2005-06 में प्रशासन से, राजनीतिक से जुड़े लोगों का एक शिविर पहली बार हमारे क्षेत्र से आपके शिविर के लिए गया था। 20 लोग, वो बहुत जिम्मेदार लोग थे। और उसके बाद हमने प्रशासन का उपयोग किया, और आज हमारा जो क्षेत्र है वो भौतिक अधोसंरचना विकास में छत्तीसगढ़ में मॉडल है। लेकिन साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने जीवन विद्या का शिविर किया, और नज़दीक के ही गांव में एक मानव तीर्थ करके वो संस्थान है, बहुत सारे लोगों ने अध्ययन शिविर भी किया। तो अधोसंरचना विकास के साथ साथ जब इस क्षेत्र में भी काम शुरू हुआ तो हमारे क्षेत्र के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के लोगों के हाथों में हैं। जैसे मुक्ति धाम है, बहुत सारे गार्डन हैं, मनोरंजन के साधन हैं, या बहुत सारे जो आयोजन होते हैं उसको करने के लिए समाज के लोग आगे आए। और इस बात को मैं कह सकता हूँ कि अधोसंरचना विकास के साथ साथ सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, इस तरह की गतिविधियों में समाज के लोग आगे आए हैं।
और इस बात को मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ तक खुशियों की बात है, हमारे क्षेत्र के युवा बुजुर्ग, मतलब इस क्षेत्र में काम होने से एक माहौल का वहाँ पे एक वातावरण बना है। और प्रशासन का जो उपयोग आपने कहा कि पैसे से क्या हो सकता है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, बिजली हो, पानी हो। आज मैं जिस नगर से आया हूँ कुरुद, वो आगामी 50 साल के लिए पेयजल की समस्या से मुक्त है। और इसका श्रेय जाता है कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के राजनीतिक लोगों ने, प्रशासन के लोगों में इस विषय को लेकर गंभीरता दिखाई, संवेदना दिखाई। धन्यवाद। चलिए, मतलब आशा की किरण ये है कि चाहे एक व्यक्ति की स्थिति है, चाहे एक घर की स्थिति है, चाहे एक इंस्टीट्यूशन की स्थिति है, चाहे एक राज्य की स्थिति है, यदि इन जगहों में बैठा हुआ मुखिया कह रहा हूँ, है ना, यदि वो समझदारी के प्रोसेस में आता है तो कुशासन से सुशासन, ये जो सुशासन है वहाँ से कुछ पॉजिटिव डिलीवर होने लगता है ना। और यदि सभी समझते हैं तो सभी स्वनियंत्रित होते हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आशा की किरण यही है कि हम चाहे व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, संस्था के रूप में, जो भी स्थितियाँ आज हैं, यदि उसमें मेन लोग, है ना, अपने में एक बार वो स्वनियंत्रण की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो कम से कम उस यात्रा में बढ़ते समय वो कुशासन से सुशासन में आते ही बहुत सारे लोगों के प्रयासों को अप्रिशिएट कर पाते हैं और उनको काम करने का सहयोग, काम करने का अवसर दे पाते हैं। चलिए, कुछ लिख डालिए। इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं? इस पूरी चर्चा से आपके अपने लिए क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं? दो मिनट रुक जाइए। हाँ जी, बोलिए। शासन के माध्यम से हमने जो बचपन से सीखा,
स्कूल के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से वो शासन अपना ही उपयोग किया है और हम उसके लिए भय और प्रलोभन के माध्यम से काम करते आए हैं। हाँ, आप सॉल्यूशन नहीं निकला। अपने लिए आपको क्या मिला? अभी विकल्प ये है कि स्वयं को समझना अनिवार्य है और स्वयं को समझते हुए मानव को समझना, जीवन को समझना, ये जो नाम है या शब्द है, वस्तु में मैं जो वास्तविकता हूँ प्रकृति में। चलिए, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? हाँ जी, इधर दीजिए। अभी तक की मेरी जो इस सेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो विचार मेरे मन में शुरू से चल रहा था उस विचार को एक बहुत ठोस तर्क भी मिला। जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे थे कि स्कूल में जब हम स्कूल करने के बाद। आप कहाँ से हो? फ्रॉम रायपुर। नहीं, वो तो ठीक है। वो कुमारी वाले स्कूल से? नहीं। आप कहाँ से हो? श्याम नगर, रायपुर से ही। अच्छा, समाज से? हाँ जी। तब मैंने सोचा कि जब मैंने स्कूल किया था, मैंने M.Com की 2001 में 15 साल पढ़ने के बाद जो 12 साल स्कूल और 5 साल कॉलेज के, मतलब 17 इयर्स मैंने दिए अपनी एजुकेशन को, जो उस समय देखा जाए तो वो बेस्ट है क्योंकि उस समय वही एजुकेशन चलती थी। पर आफ्टर मैरिज जब मेरे परिवार को ज़रूरत हुई कि अगर आप एजुकेटेड हैं और उस समय कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली तो मुझे लगा कि मुझे अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। बस ये बात थी कि मेरी एजुकेशन हिंदी मीडियम के साथ हुई थी और मैंने M.Com में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद भी जब मैं यहाँ रायपुर आई तब मैं एक स्कूल में अपना बायोडाटा लेके गई। सर बोले बस प्रॉब्लम ये है कि मैम आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, मतलब उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की आज ज़रूरत है। तो मुझे वहाँ पर जॉब नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं ये महसूस कर रही थी कि ठीक है, एजुकेशन वाइज अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैंने इन 17 सालों में कोई ऐसा स्किल क्यों नहीं डेवलप किया ताकि मैं अपने स्किल से कुछ कमा सकती थी। बचपन में मुझे गाने का शौक़ था, ठीक है, पर एक उसका स्तर है कि आप बहुत बेस्ट नहीं गा पाए। अगर मैं ड्राइंग करती थी तो आज भी मैं आपको देख के बना सकती हूँ, पर वो भी स्तर इतना नहीं तैयार हुआ कि आप एक अच्छे पेंटर के रूप में भी जाने जाते। मुझे लगा कि स्कूल में हमेशा मुझे प्रोत्साहन मिला, बहुत सारे मेडल्स मेरे घर पे हैं, पर स्कूल में एक ऐसा वातावरण नहीं दिया गया कि आपके पास जो स्किल है उस स्किल में आपको माहिर बना दिया जाए, आपको मास्टरी दे दी जाए। अगर आप स्कूल की ऐसी एजुकेशन पाते हैं और अगर आप किसी चीज़ में मास्टर नहीं बन पाते तब भी डेफिनेटली आपके पास जीविका का कोई साधन नहीं हो पाता। पर एक अच्छी बात ये रही कि इसको पाने के बाद मुझे याद आया कि ट्यूशन ली जा सकती है जो आपको जितना आप जानते हैं। मुझे लगा ठीक है, अगर हमने ABCD सीखी और जिस एजुकेशन के साथ हमारी मैथ्स बहुत अच्छी रही तो हमने सभी स्कूल्स के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। अब आप मानिए उसमें मेरे पास RKC का भी बच्चा आ रहा है, सेंट जेवियर्स का आ रहा है, यहाँ के जितने टॉप मोस्ट स्कूल हैं उन सभी के बच्चे मेरे पास आए हैं पढ़ने। मैं तब भी हिंदी मीडियम से थी और अब मैंने इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाया। तब मैं महसूस कर रही थी कि क्या वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैं उस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जिस ढंग से उस टीचर्स की डिमांड थी, पर मैंने अपनी एजुकेशन वाइज उन बच्चों को वो एजुकेशन दी जो स्तर चल रहा था। पर आज खड़े होके भी मुझे ये महसूस होता है जब बहुत लोग मुझसे मिलने आते हैं कि मैम अब हमारे पास कोई स्किल नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो लेडीज़ आज अपने बच्चों को बड़ा भी कर चुकी हैं वो भी चाहती हैं कि अब हम अपने खाली समय को सदुपयोग कर सके, पर हमारे पास ना उस टाइप की एजुकेशन है ना कोई स्किल है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आगे बढ़ना चाहती है जो आपको जिस भी उम्र में हैं आप, शुरुआत किसी भी उम्र से होती है, क्योंकि इतना लंबा जीवन है। जीवन इसलिए लंबा कहा गया क्योंकि यह अनिश्चितकालीन है। आप भी नहीं जानते कि आप 100 साल जिएंगे या कल ही चले जाएंगे, पर तैयारी ऐसी होती है कि आप अपने जीवन को किस ढंग से सदुपयोग कर पाएँ।
तो पहले स्किल सीखने के लिए हम सबको आमंत्रित भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबको फ्री में स्किल सिखाएगी। वो साल भर काम करेगी, 11 मंथ कोई भी एक स्किल को लेगी। अगर जैसे लेडीज़ है, अगर आपको सिर्फ पार्लर का ही कोर्स करना है, पार्लर के कोर्स में बहुत कुछ है, उसके अंदर में आप एक अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट बन सकती हैं, आप स्किन की डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकती हैं, कुछ भी बन सकते हैं आप। बस आपको स्किल को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जब योग्यता आएगी तो आप फिर समाज में उसको बांट भी सकेंगे, स्वयं शांत रह सकेंगे। क्योंकि जब तक आप अधूरे हैं, आप कुछ नहीं करते, ये खालीपन आपको आपकी शांति को बनाए रखने में मदद नहीं करता। थैंक यू सर। बढ़िया। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? आगे चलें? आगे चलो। तो देखिए, कल की हमारी चर्चा में मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं आप। हम चर्चा कर रहे थे कि सुख क्या है, और निकला ये कि स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। इससे ये भी समझ में आया कि यदि मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं, यदि मैं निरंतर सुख चाहता हूं, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि निरंतर स्वीकृति हो जाए तो सुख निरंतर हो जाए। ये ठीक है? यहां तक ठीक है? यदि स्वीकृति बराबर सुख है और मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं, तो कैसे होगा? तो स्वीकृति की निरंतरता हो जाए, मैथमेटिक्स ऐसा कहता है, यदि कोई चीज इधर लगाई है, यदि निरंतर इधर लगाया है तो निरंतर इधर भी लगाना पड़ेगा। ठीक? तो इसका एक ही मतलब है कि मैं निरंतर स्वीकृति के भाव में जीता हूं। यह भी समझ में आया कि स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, स्वीकृति व्यवस्था के लिए है। कभी आपको नीम को देख के यह ख्याल आया कि नीम ऐसा होता तो और अच्छा होता? कभी ऐसा ख्याल आया? कभी आपको भैंस को देख के ये ख्याल आया कि इसकी 5 टांगे होती तो अच्छा होता? कभी आपको खुद के बारे में ख्याल हो जाए आया कि आदमी 20 फुट का होता तो अच्छा होता? कभी ये ख्याल आया कि उंगलियां 12-12 होती तो अच्छा होता? कभी ये ख्याल आया कि नाक यहां की बजाय यहां लगी होती तो ज्यादा अच्छा होता? ये नाक यहीं क्यों लगी होती है? हाँ, नहीं, फिर यदि नाक यहां लगी होती तो पहले समोसा यहां ले जाना पड़ता, फिर यहां लाना पड़ता। अभी यहां लाते ही दोनों काम हो जाता है, अपने आप सूंघ, कोई चीज सूंघने से कि इस बाईपास होगी। तो जब आपका ध्यान इस तरह से जाता है तो प्रकृति को भी देखते हुए आपका लगातार उस व्यवस्था की ओर ध्यान जाता है। तो एक बार मैं गौशाला में, एक बार का एग्जाम्पल है कि मैं गौशाला में बैठा था और गाय ने बच्चा दिया, और मैं तो बैठा देखता रहा। बच्चा बाहर आ गया, गाय ने उसको चाटना शुरू किया, थोड़ी देर बाद उसने उठ के दूध पीना शुरू कर दिया। तो मैं सोच रहा था, यदि गाय का बच्चा बिल्ली के साइज का होता तो इसका मुंह थन तक पहुंचता नहीं और ये मर जाता। तो कैसे तय हुआ होगा कि गाय का साइज इतना रहेगा और जो बच्चा पैदा होएगा उसका साइज इतना रहेगा और ये उठ के दूध पी लेगा? ये किसने तय किया होगा? है? हाँ, ये किसने तय किया होगा?
किसी साइंटिस्ट ने तय किया होगा, या किसी महापुरुष ने किया होगा, या किसी देवी देवता ने किया होगा? तय हुआ है ये तो पता है, अब करने वाले का अपने को पता नहीं है। जितनी बात है अभी उतनी उतनी बोले बोले सब ईश्वर की लीला है, ऐसे बोलते हैं जैसे उसके ऑफिस में देख के आए हूं सुपर कंप्यूटर चलाते हुए। हाँ, तो ये बोले कि मुझको समझ में नहीं आया है। ये बोलना ठीक है कि मुझको समझ में नहीं आया है, कि ये बोलें कि ये ईश्वर की लीला है? भाई ये बोलो कि मुझको समझ में नहीं आया है। हाँ, ऐसा हो तो रहा है, ये तो पक्का है। तो ऐसा हो तो रहा है, पर ये कैसे हुआ है ये अभी समझ से बाहर है, पर ऐसा हुआ तो है। तो इसका मतलब है कि एक एटम से लेके गैलेक्सी तक और पूरी सृष्टि की सारी रचनाओं को यदि देखने जाएंगे तो उसमें व्यवस्था का इतना अद्भुत दर्शन होता है। तो मेरे को लगता है कि यदि बच्चों को यही वीडियो ठीक से दिखाए जाएं कि पूरी सृष्टि में हर चीज अपने आप में व्यवस्थित कैसे है, तो बच्चे की एक दृष्टि बनेगी कि वो सब जगह व्यवस्था देखेगा। जो सब जगह व्यवस्था देखेगा वो खुद में भी उस व्यवस्था को देखेगा। एक बहुत अच्छा वीडियो है, मेरा एक्चुअली इंटरनेट के संसार से बहुत कनेक्शन नहीं है, कोई कुछ दिखा देता है तो देख लेता हूँ। एक बहुत अच्छा वीडियो है 10⁻27 और 10⁻⁻27। यदि दोनों से खड़ा होके देखा जाए तो दृश्य एक ही है। 10⁻27 का मतलब है कि 10 मीटर ऊपर से देखा जाए, फिर 100 मीटर ऊपर से देखा जाए, फिर 1000 मीटर ऊपर से देखा जाए, फिर 10,000 मीटर ऊपर से देखा जाए, फिर 1,00,000 मीटर से, फिर 10 किलोमीटर से, फिर 100 किलोमीटर से, फिर 1000 किलोमीटर से, फिर है ना, ऐसे करके 10⁻20 इतना ऊपर चले गए। फिर आदमी की आंख, वो आंख में दिखाता है, फिर आंख के अंदर घुस जाता है, वहाँ सेल दिखने लगता है। आंख वाला वीडियो देखा है? कितने लोगों ने देखा है? क्या बात, सब ज्ञानी है। ठीक, तो अब उसमें देखो तो इतने अंदर घुसने के बाद भी वही दृश्य है और 10⁻27 पे जाके भी वही दृश्य है। तो कहता है कि दोनों दृश्य एक जैसे हैं, कुछ तो इनमें एक है। तो यदि इंटरनेट और व्हाट्सएप के संसार को देखें या इस पूरा वीडियो के संसार को देखें तो उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। यदि हमारी वो दृष्टि होगी तो हम उन चीजों को अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारी वो दृष्टि हो। तो दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि मानव के अलावा अब क्या हो गया, यदि मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं तो स्वीकृति की निरंतरता हो जाए। स्वीकृति व्यवस्था के लिए है। खुशी की बात यह है कि मानव के अलावा सब कुछ व्यवस्थित है। ठीक, जितनी भी अव्यवस्था है वो मेरे सोच और विचार में है। मैंने अपने से और अपनों से पीड़ा पाई है, कुल मिला के मानव ने मानव से पीड़ा पाई है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ अव्यवस्थित है वो मुझ में है, और मुझ में अव्यवस्थित इसलिए है कि मुझको व्यवस्था का दर्शन नहीं हुआ है। तो बेसिकली इसलिए कहा कि इतनी सारी चर्चा करके ये समझ में आया कि स्वनियंत्रण ही प्रेरणा है, स्वनियंत्रण पूर्वक एग्जिस्टेंस जैसा है। मैंने कल भी परसों भी शायद कहा था कि एक बार मेरा इस बात पे ध्यान गया कि सारे नृत्य करते हुए ये गोल गोल ही क्यों घूम रहे। ठीक है, फिर इस बात पे ध्यान गया कि पूरी नेचर में देखें तो स्पिन मोशन है और ऑर्बिटल मोशन है। सारे नृत्य को देखें, जो परंपरागत नृत्य हैं, सभी नृत्य स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन है। तो बेसिकली नृत्य ईश्वर आराधना से निकला, भरतनाट्यम से लेके और जितने भी तमाम तरह के, है ना। यदि मानव में नृत्य को देखें तो किसी ने इस सृष्टि को समझा होगा, उस सृष्टि को समझ के जब वो उत्सवित हुआ होगा तो सृष्टि की तरह नाच दिया। तो सृष्टि अपने आप में एक नृत्य है। उस सृष्टि को जब भी हम समझते हैं हम भी उस नृत्य में शामिल हो जाते हैं। इसका नाम सुख है।
तो इसको मैं कहता हूं कि अस्तित्व की बारात निकली है। हम लोग जब कॉलेज में थे ना, हॉस्टल में थे, तो कभी कभी लगता था कि अच्छा खाना कहाँ खाया जाए, तो फिर उस दिन थोड़ा कपड़े वपड़े ठीक से पहन के किसी की शादी में घुस जाते थे। अब शादी में आप ऐसे नहीं जा सकते, हॉस्टल वाले कोई भी कपड़े पहन के चले गए, फिर लोग पकड़ लेंगे। तो उस दिन थोड़ा सा जो सबसे अच्छा कपड़ा हमारे पास उपलब्ध रहता था, तो किसी की शादी में होने का भी एक नियम है कि भाई तुम कपड़े ठीक ठाक पहन के जाओ। तो अस्तित्व की बारात निकली है। इस अस्तित्व की बारात में शामिल होने का नियम है। इस अस्तित्व की बारात में कौन शामिल हो पाएगा? तो इस अस्तित्व की बारात में शामिल होने का मतलब है कि इस अस्तित्व की बारात के नियम हैं, वो नियम समझ में आता है, वो व्यवस्था समझ में आती है, तो हम उस व्यवस्था में, उस बारात में शामिल हो सकते हैं। तो आदमी के पास दो ही ऑप्शन है कि अस्तित्व की बारात निकली है जिसमें हर इकाई नृत्य करती है, हर इकाई अपनी उपयोगिता के साथ है, अपनी उपयोगिता के साथ होना ही खुशी है ना। और फिजिकल रूप में देखेंगे तो उसको देखने से भी समझ में आता है, जब आदमी खुश होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है। जब एक आदमी बहुत खुश, बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। जब एक आदमी उदास होता है तो उसी आदमी की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। एक पुरानी कहानी मेरे को याद आ रही है। एक चित्रकार था, बहुत सुंदर चित्र बनाता था, तो उसको लगा कि मैं किसी बहुत सुंदर एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसको देखकर रोता हुआ आदमी भी हंसने लगे और बहुत उत्साहित हो जाए। तो कई साल घूमता रहा, तो उसको एक बच्चा मिला जिसको देख के उसको लगा कि इसका फोटो बनाने से, इसका पेंटिंग बनाने से मेरी वो कामना पूरी होगी। तो उसका बना दिया। जिंदगी के थपेड़े खाते खाते वो खुद भी बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि अब किसी जिंदगी झेले हुए आदमी की पेंटिंग बनाऊंगा। तो उसने जेलों का सर्वे किया। तो फिर एक आदमी को देख के उसको लगा कि हाँ, इसकी बनाने से ना आज जिंदगी कैसी चल रही है उसकी छाया मिलेगी। उसने उसको कहता कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, तुमको देख के मुझको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के थपेड़े खाने के बाद, वो दुख सारे झेलने के बाद आदमी कैसा हो जाता है। तो बोला मैं वही हूँ जिसका आपने बचपन में बनाया था। तो ये शासन व्यवस्था ऐसे ही है। हर पैदा हुए सुंदर आदमी को पहले माँ बाप ठोक पीट के बेचारे को कुरूप बनाते हैं, उसमें से कुछ बच गया तो फिर कॉलेज में ठुकाई होती है, उसमें से कुछ बच गया फिर नौकरी में होती है, और लास्ट में वो बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। फिर आईने की जरूरत ही नहीं रहती। आईना तो आदमी तब देखता है जब कोई कह दे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद लगता है यार ये आईना किधर है। तो क्या निष्कर्ष निकला? तो नेचर को देखने से समझ में आया कि पूरी की पूरी नेचर, मानव को छोड़ दें, जितना रेड रेड है ये मानव है, यदि पूरी नेचर को देखें तो वो अपने आप में व्यवस्था का स्वरूप है, और व्यवस्था की निरंतरता है कि व्यवस्था कभी कभी होती है। व्यवस्था की निरंतरता है। और मानव का शरीर भी देखें तो एक व्यवस्था है। जहां तक मानव का हस्तक्षेप नहीं है वहां तक सब ठीक ठाक है। शरीर जैसा है उसमें मानव की कोई भूमिका नहीं है। मानव में सोचने समझने की ताकत है, इसमें मानव की कोई भूमिका नहीं है। मानव की भूमिका यहां से शुरू होती है कि शरीर की ताकत का और ये सोचने समझने की ताकत का करना क्या है। मानव की भूमिका यहां से शुरू होती है कि शरीर की ताकत का क्या करना है, सोचने समझने की ताकत का क्या करना है। यहां से मानव की भूमिका शुरू होती है और यहीं से सारा उपद्रव शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो दो सूत्र हैं। मेरे को लगता है कि यदि आपका ध्यान, मैं जो बोल रहा हूं उस पर आपका ध्यान बना हुआ है, तो दो सूत्र इंपॉर्टेंट हैं। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वनियंत्रण है।
कल्पनाशीलता का मतलब मानव में सोचने समझने की असीम ताकत है। ये सारी असीम ताकत किस बात के लिए है? रियलिटी जैसा है वैसा समझ में आ जाए। तो जब हमने सुख की परिभाषा की थी तो हमने ये लिखा था, तो इसका मतलब सुख क्या है? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था को समझना ये अपने आप में सुखदायी काम है। आज हमारा चौथा दिन है, चौथा है ना? चौथा? आज हमारा चौथा दिन है। आपका लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना? इसका मतलब है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बेसिकली आदमी सुखी होना चाहता है, और जो कुछ बात हम कर रहे हैं उससे आपकी सुखी होने की आशा बढ़ रही है। मैं सुखी हो सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की तमाम समस्याओं से मुक्त हो सकता हूँ। तो इसका मतलब है मैं आपके सामने प्रकृति और मानव की किसी व्यवस्था को एक्सप्लेन करता हूँ, प्रस्ताव रूप में आपके सामने रखता हूँ, तो समझना अपने आप में सुखदायी काम है कि नहीं है? प्रकृति में व्यवस्था को समझना अपने आप में सुखदायी काम है कि दुखदायी काम है? ये इतना सुखदायी काम है, फिर हम कहते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। ये कैसे हो सकता है? इतने सुखदायी काम को कोई कैसे कह सकता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है? इसका मतलब है एजुकेशन के नाम पे हमने जो दिया है वो व्यवस्था को समझने का काम नहीं है, उसमें जीने की जगह नहीं है, उसमें मेरे भाव और विचार के खुश होने की जगह नहीं है, उसमें मेरे उपयोगिता के विस्तार को समझने की, है ना, स्पेस नहीं है। इसलिए वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्था को समझना अपने आप में सुखदायी काम है। और ये समझने के बारे में हम कह रहे थे, समझ सबकी एक होती है कि अलग अलग होती है? एक होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। तो अपनी छत एक है, बाकी सब अलग अलग है। इसको भी समझना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ये समझ अलग अलग होती है? क्या चीज की समझ होती है? सारी समझ इस बात की होती है कि मैं सुखी कैसे होऊंगा। एक तो ये समझ लें, सारी समझ किस चीज के बारे है? कि मैं सुखी कैसे होऊंगा। तो जिंदा रहने के धरातल पर सभी के सुखी होने की समझ एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? सुनते नहीं, कथा सुनते हो? कथा ही सुनने की आदत है। जिंदा रहने के धरातल पर सभी के सुखी होने की समझ एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। एक आदमी ज़्यादा मिर्ची खाएगा, एक आदमी कम मिर्ची खाएगा, एक आदमी हरा रंग पसंद करेगा, एक आदमी नीला रंग पसंद करेगा, है ना। एक आदमी जिंदगी भर दही को हाथ नहीं लगाएगा, दही बीच में आ गई तो खाना ही नहीं खाएगा। एक आदमी दही के बिना खाना नहीं खाएगा। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो जिंदा रहने के धरातल पर हमारी समझ अलग अलग रहेगी, ऐसा ही है ना। एक ही कमरे में सोना है, एक को एसी कम चाहिए, एक को एसी नहीं चाहिए, इसी बात पे झगड़ा होना है। टीवी देखते समय एक को सीरियल वाला चैनल देखना है, एक को न्यूज़ वाला चैनल देखना है, इसी पे झगड़ा करना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदा रहने के धरातल पर हमारे सुखी होने के तरीके एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? और एक ही आदमी के जिंदगी भर बदलते रहेंगे कि एक जैसे रहेंगे? एक ही आदमी के भी बदलते रहेंगे। इसलिए किसी भी पत्नी की अच्छे पति की परिभाषा और सारे पतियों की अच्छी पत्नी की परिभाषा और माँ बाप की अच्छे बच्चों की परिभाषा और बच्चों की अच्छे माँ बाप की परिभाषा बदलती रहेगी। ये कभी एक नहीं हो सकती, इसलिए कोई किसी का नहीं हो सकता। जब तक मेरा काम चलता है तब तक सामने वाला ठीक लगता है, जिस दिन वो मेरा काम चलने में मना करता है उस दिन मेरे को ठीक नहीं लगता।
जीने के धरातल पर यदि एग्जिस्टेंशियली देखें तो परमाणु जैसा है वो सभी के लिए एक ही जैसा है कि अलग अलग होगा? यदि परमाणु जैसा है वैसा समझेंगे कि तो सभी एक जैसा समझेंगे कि अलग अलग समझेंगे? तो समझ सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। तो जब भी हम एग्जिस्टेंस में नियम को समझने जाएंगे, जब भी हम एग्जिस्टेंस को समझने जाएंगे, वो सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? वो तो एक ही होगा। फिर हम कहानी गढ़ देते हैं 6 अंधों ने हाथी देखा। अब अंधों ने ही तो अंधों को ही हाथी दिखाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। आंख खुली हो तो हाथी एक जैसा दिखाई देगा। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि जिंदा रहने के धरातल पर हम सबके सुख अलग अलग हैं, इसलिए हमारी आपस में असहमतियां रहेंगी, हमारी मान्यताएं अलग अलग रहेंगी और हम आपस में दूरियां रहेंगी। कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन अब ये भी समझ में आया कि ये पूरी प्रकृति मानव सहित और इसके नियम और इसकी व्यवस्था सबके लिए हमेशा एक जैसी है या सबके लिए अलग अलग है? तो यदि इसको समझेंगे और यदि समझना अपने आप में सुखदायी काम है तो समझ सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? समझ सबके लिए एक है, ये पहुंच रहा है? हाथ उठाइए, है ना? तो इससे सूत्र निकला समझ एक, मान्यताएं अनेक। जिसको आज तक हम समझ बोल रहे थे वो क्या निकला? मान्यताएं निकली। वो समझ नहीं है। मैं हिंदू हूं, ये समझ है कि मान्यता है? ये एक मान्यता है। उस हिंदू होने से क्या निकला वो समझ है। मैं हिंदू हूं मतलब मैं चोटी रखूंगा, जनेऊ रखूंगा, उपवास करूंगा, ये तमाम चीजें कर्म कांड है। सार क्या निकला वो हमारे पास आया तो उसकी बात हो सकती है। तो दोस्तों, तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये तमाम जब चीजें देखने जाएंगे तो पता चलेगा मैं मानव हूं। उसको और आगे विस्तार से समझेंगे। लेकिन ये बात समझ में आई कि समझ एक है तो सूत्र है, इसलिए मानव जाति सही में एक और गलती में अनेक है। मानव जाति सही में एक है, गलती में अनेक है। एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इंटरनेट पे दिया जाए, हजारों लोग एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जिनके आंसर ठीक होंगे उन सब का आंसर एक होगा कि अलग अलग होगा? जिनके आंसर गलत होंगे उनका एक होगा कि अलग अलग होगा? इससे सिद्ध होता है कि मानव जाति सही में एक है, गलती में अनेक। भैया जी, ये समझ क्या है? ये समझ नहीं आ रहा है। समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब ये है कि यदि जड़ संसार को देखें तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक परमाणु है। तो परमाणु जैसा है वो वैसा ही है कि बदलता रहेगा? तो परमाणु जैसा है वो समझ में आ जाए, कोशिका जैसी है वो समझ में आ जाए, उसके होने का पर्पस समझ में आ जाए, मानव जैसा है वो समझ में आ जाए। तो जो प्रकृति में चीजें हैं वो किसी नियम से हैं या कुछ भी होते रहता है? नियम से हैं। उस प्रकृति के नियम को समझना समझ है। नहीं, मेरे में ऐसा क्या है जो मैं समझ लेता हूँ? मान के चलिए मैं जैसे अभी 4 दिन में तुमको क्या काम की थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ। हाँ। जैसे मैं सोने को पहचान लेता हूँ या सोना को समझ लेता हूँ, उसी तरह कोई दूसरा मानव सोना को ऐसे नहीं पहचान पाता। कोई बात नहीं, पहले खुद को पहचान लेते हैं, है ना? जैसे यदि मैं आपसे अभी कहूं इसको पूरा कर दो। व्यवस्था को समझना होता है तो जीना होता है, जीना होता है तो दूसरों के समझने में सहयोगी हो सकते हैं। इसका नाम समाधान है। तो समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख। ये डेरिवेशन निकला। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। ये ठीक हो गया? अब यदि मैं आपसे पूछूं कि पिछले 3 दिन में आप इतना मन लगा के सुन रहे हो, इतना मन लगा के लिख रहे हो, आपको ऐसा क्या मिल रहा है कि आपका इतना मन लग रहा है?
तो पिछले 4 दिन में आपको सुख के नाम पे क्या मिला है? क्या समाधान मिला है? पिछले 4 दिन में आपको समाधान के नाम पे कुछ मिला, नहीं मिला? क्या मिला? बताओ ना भाई, कोई चीज बताओ, 1 2 3 कुछ बताओ तो सही, क्या मिला? समझ में आया। हाँ, माइक लो। जिंदा रहने के धरातल पे और जीने में, ये समझ में आया। उससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ गया? ये पता चला कि हाँ, एक समझ बढ़ी कि ये अलग है और ये अलग है, इसके तरीके अलग हैं, इसके तरीके अलग हैं, और इसमें हम एक बराबर हैं, इसमें अलग अलग है। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि सुख पाया जा सकता है अगर इधर में जो सुख है और इधर की जो सुख है वो दोनों अलग अलग हैं। इधर की जो सुख है वो निरंतर है, इधर की जो सुख है वो क्षणिक है। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि जो हमारी मौलिक चाहते हैं, जो सुख की कामनाएं हैं, वो हमको मिल सकती है अगर हम जीने के धरातल पे उतरें और प्रकृति को जिस तरीके से हम देखते हैं, जो नियम उसमें है, वो नियम को हम समझ सकें। वो अगर हम उसको समझते हैं तो हमारे अंदर एक समाधान निकलता है। वो समाधान बराबर सुख है। मतलब अगर मैं किसी भी चीज़ को किसी प्रोसेस से समझता हूँ तो वो मुझको उसमें भी सुख है, समझ लेने के बाद भी सुख है और समझने में भी सुख है। इतना सस्ता है? इसी शिविर में कितने लोग हैं? कुछ लोग हैं जो सुसाइड पे उतारू है ना सर। तो मैं कहता हूं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, जिंदगी कितनी कीमती है और जिंदगी कितनी आसान है। जब हम हार्डवेयर लेवल पे एफर्ट करते हैं तो बहुत एफर्ट मारना पड़ता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में केवल एक लाइन बदलनी पड़ती है और पूरा सॉफ्टवेयर बदल जाता है। क्या सॉफ्टवेयर बदलना है? बहुत कॉम्पिटिटिव होने के नाम पे, बहुत कॉम्पिटिटिव होने की बजाय हमको कंप्लीटनेस का सेंस अपने में डेवलप करना है। मुझको कॉम्पिटिटिव होना है कि मुझको कंप्लीटनेस के साथ में जीना है ना? केवल एक शब्द बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाती है, पूरा संसार बदल जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर लेवल पे चेंज करना है ना, मानसिकता के लेवल पे, भावनात्मक चीज़ों के लेवल पे चीज़ों को हैंडल करना, यही आसान काम है। इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है। शरीर एक बार टूट फूट जाए, दोबारा सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आदमी में सोचने समझने की क्षमता असीम है। कितनी बार भी टूट फूट हो जाए, इसमें कोई टूट फूट नहीं होती है ना। जैसे वो आजकल वीडियो गेम खेलते हैं ना बच्चे, है ना, वो दबाए और कार एक्सीडेंट हो गई, फिर बटन दबाया, फिर उठ के चल दी। वो 1000 बार एक्सीडेंट होती है, फिर उठ के चल देती है। ठीक है, ऐसे ही जिंदगी है। शरीर की टूट फूट हो जाए, उसको रीस्टेट करना मुश्किल काम है, लेकिन जीवन अपने आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। इसलिए इसमें कितने भी टूट फूट हो जाए, इसको दोबारा खड़ा किया जा सकता है। हाँ, मुझे ना ये जो आप शब्द इस्तेमाल हो रहा है, जड़ संसार और ये परमाणु, तो ये मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। कहाँ से आते हो आप? मैं तो घर से। मैं पानी पी लेता हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं राजस्थान से आता हूँ और काम मैं बॉम्बे में करता हूँ। जड़ मतलब मटेरियल, मटेरियल, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, ये सब को बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड। और जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है, उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसकी जो मूल इकाई है, उसको परमाणु बोलते हैं। लोहे का परमाणु, कॉपर का परमाणु। 10वीं क्लास पढ़े थे कि नहीं? नहीं। 10वीं भी नहीं गए? नहीं। अच्छा, फिर ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं। 10वीं तक की क्लास में वो जो लगभग क्लास 6 से परमाणु इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्लास 6 से परमाणु आ जाता है ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों? तुम बच्चों बताओ, कौन सी क्लास से आता है? फर्स्ट टाइम परमाणु कौन सी क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं? 6th में।
6th में कर देते हैं, परमाणु का कॉन्सेप्ट 6th में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग से बैठ के बात कर लें। हाँ जी सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। मैं सोच रहा था कि मैं क्या कह रहा था। हाँ आप कहाँ हो? हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने कहा ना कि इन 4 दिनों में क्या समझ में आया, हाँ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं गियर वाली, और उसमें जब हम गियर बदलते हैं तो हमारा बार बार ध्यान ना उस गियर पे जाता है कि कौन से गियर पे। हाँ। जब भीड़ आती है तो ध्यान दे के हम उधर गियर को कम करते हैं, जब खुला रोड होता है तो उधर ध्यान देते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर। जिन लोगों ने भी कोशिश की होगी उनके साथ ये एक्सपीरियंस होगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो अभी मेरे को यहाँ आने के पहले तक ऐसा होता था कि मेरा बच्चा या वाइफ कभी कुछ पूछती थी तो मेरे को लगता था मेरे को सबका आंसर मालूम है, मेरे को जो उस समय ठीक लगता था खटाक से बोल देता ये सही है, भले शादी में वही चीज़ पूछेगा तो मैं बोल देता ये गलत है। बट अभी इतना टेंशन हो गई है, मतलब वो कुछ भी पूछते तो मैं रुक जाता हूँ, यार मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, ये सही है या नहीं, मैं इसका जवाब दे पा रहा हूँ या वही ये अभी हुआ है। देखिए जब लोग पहले शिविर में आते हैं तो शुरू के 2-3 दिन उनको लगता है कि हमारा कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है, तो आपका, और लोग बोलते हैं कि आपने कंफ्यूज कर दिया है। हाँ ये देखो आवाज आ रही है, ठंडी आहें भर रहे। तो आपने, भैया आप 2 + 2 4 होता है, मैं आपको कंफ्यूज कर सकता था क्या? तो आप कंफ्यूज थे और आपको ये भी पता नहीं था कि आप कंफ्यूज थे। तो कम से कम शिविर में आके ये पता चला कि मैं कंफ्यूज था, मैं कंफ्यूज हूं। और आप घर में सबको रौब झाड़ रहे हो, मुझसे समझो, बस इतनी ही प्रॉब्लम है। बच्चे थक गए हैं हमको सुन सुन के। तो इसलिए जितनी एजुकेशन की आवश्यकता बच्चों को है उससे कहीं ज्यादा एजुकेशन की आवश्यकता माँ बाप को है, और बुजुर्गों को और ज्यादा है। क्योंकि ये तो मानते हैं हम 80 साल के हो गए, 70 के हो गए, 60 के हो गए। आयु 70-80 की हुई है, समझ का आयु से कोई लेन देन नहीं है। हाँ कुछ चीजें हैं जो उम्र के साथ साथ हमारे कंसिडरेशन में आ जाती हैं। कंसिडरेशन में आना एक बात है, समझ आना एक दूसरी बात है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ मैं जो समझ पाया भैया कि व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियां, हाँ जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। नहीं, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार भी, जैसे एक व्यक्ति झूठ बोलता है उसको वैसा स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं जी। एक व्यक्ति झूठ बोलता है जी। और यदि आप किसी उस हाइट पे खड़े हो जी, और आप भाव और विचार में अपने स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ हो, तब आप उससे प्रभावित नहीं होते हो। जब आप प्रभावित नहीं होते हो तब जैसा है वैसा स्वीकार सकते हैं। जी। ठीक हो गया? जैसे एक मैकेनिक के पास गाड़ी आती है, जी। वो कैसी भी गाड़ी आती है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, और हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो हम परेशान होते हैं। तो एक बार गाड़ी का मास्टर होने से तो पहले मैं मेरी गाड़ी का मास्टर हो जाऊं, मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में है, मेरा सुख मेरे नियंत्रण में है, मेरा सम्मान मेरे नियंत्रण में है, मैं मेरी उपयोगिता के साथ हूं, मैं अपने व्यवहार को नियंत्रित करता हूं, मेरा कार्य और मेरा व्यवसाय को मैं नियंत्रित करता हूं, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, तब मैं दूसरों से प्रभावित नहीं होता। लेकिन ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यदि आज हमने हिंदी इंग्लिश बोलना भी सीखा है तो उसके लिए हमने कोई मेहनत की थी। तो इसका मतलब है कि कोई बात को सुनने से अच्छा लगना एक बात है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाए उसके लिए गंभीरता से अध्ययन। तो शिविर मात्र इस बात के लिए है कि एक व्यक्ति ये पहचान लेता है कि हाँ ये समझने लायक बात है और मेरे को इसको पूरा समझना है, और मेरी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो जाए, ये मेरा प्रायोरिटी वाला काम है। बाकी खाना पीने चलने का जुगाड़ हम बनाए रखेंगे। ये मेरी मुख्य कमाई मेरी ये है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड मेरे हाथ में आ जाए।
मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे हाथ में आ जाए। बढ़िया, नमस्कार।